तुम ऑलरेडी जीसॉकर बन गए, इट इज नॉट लाइक दैट। तुमको प्रॉपर 3 बार तुमको इवेल्युएट करेंगे तुमने काम किया है कि नहीं। जनरली ये ट्रू है कि वो तुमको पास कर देंगे, पर ये फैक्ट नहीं है। मतलब हो सकता है, बहुत चांस है कि तुम फेल भी हो जाए अगर तुमने कुछ नहीं किया है, ढंग से काम नहीं कर रहे। हाँ ऋतिक, कुछ ऐड करना है? इस साल जैसे कि 1200 लोग सेलेक्ट हुए थे और 1110 लोग शायद पास किए थे उसको, तो 90 पीपल स्टिल हैव फेल्ड। सो काइंड ऑफ ऐसा रहता है। तो नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस बता दें अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके ठीक है। तो एक मैं स्टार्ट कर दूं ऋतिक? हाँ ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि मैंने फर्स्ट ईयर में भी एक बार ट्राई किया था जीसो क्लियर करने का, पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट ही नहीं हुई थी। पीएचपी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में मैंने कुछ दिसंबर से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था पीएचपी में एडमिन में, और अनफॉर्चुनेटली इस बार भी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काम कर रहा हूँ एपैचे, वो एक्चुअली मैंने उसमें फेब के बाद कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, तो बहुत एक्सटेंसिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ा था। मैंने पीएचपी में एडमिन में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया था, पर वो सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो तुम्हारे साथ ये भी होगा कि जरूरी नहीं तुम जो ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो सिलेक्ट होगी ही। और एक फैक्ट ये है कि पीएचपी में एडमिन लास्ट 10 ईयर से सिलेक्ट हो रही थी और वो स्टिल सिलेक्ट नहीं हुई इस साल। तो ये कोई भी एजम्पशन करना कि ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट होने ही वाली है, ये ट्रू नहीं है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कैसे होती है, दिसंबर में, जैन में अराउंड ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है जीसॉक के लिए। ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करती है कि हमको जीसॉक में लो। अगर ऑर्गेनाइजेशन गूगल उनको अप्रूव करता है, तब फेब में लिस्ट रिलीज होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट निकलती है। तो लास्ट ईयर के बेसिस पे हम थोड़ा बहुत डिडक्शंस कर सकते हैं कि हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, पर 100% श्योर अपन कभी रह नहीं सकते, कोई और आने ही वाली है। सो ऑलवेज बैकअप रहना चाहिए, जिसके बारे में आगे बताएंगे। हाँ ऋतिक, तो तेरा टाइम है। Okay. I was selected for an organization named CC Extractor Development. अजीब सा नाम है, दैट्स बिकॉज इनका जो मेन सॉफ्टवेयर है वो CC यानी क्लोज कैप्शंस को एक्सट्रैक्ट करता है वीडियो में से, फॉर द पीपल ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज और फॉर पीपल विद इम्पेयर्ड हियरिंग। Since Manthan started very early, I was very late. I jumped into the organization's Slack channel 2 days before the start date of submitting the proposal, which is strictly not recommended if you want to have a good chance of selection. Earlier, I was trying to contribute in MIFOS, जो शिवान सर की ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि हमें लगा कि since he was a mentor, I had a good chance, तो प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप किया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इशू नहीं मिला और इतना इंटरेस्ट भी नहीं आया, और उसके ठीक पहले मैंने फ्लटर शुरू किया था, तो जावा में ऑलरेडी काम करने का मन कम था। Then pandemic happened and college was closed, so I started to look for problem statements related to Flutter. Got one which I can understand up to a certain level. Then I joined the Slack channel related to this problem statement, and luckily they didn't require prior contributions. यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ कि उन्हें prior contributions नहीं चाहिए थे, वो कुछ qualification task रखे थे उन्होंने जो चेक करने के लिए कि एप्लीकेंट की स्किल्स कैसी हैं। तो आई मेड दैट प्री क्वालिफिकेशन टास्क ऐप इन 2 days, ऑल्सो थैंक्स टू रोशनी जिसने मेरे को एक दिन में ऐप की डिज़ाइन भी बना के दी। और एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये मिला कि आई सबमिटेड माई प्रपोजल अ बिट अर्ली देन अदर, सच दैट आई गॉट द रिक्वायर्ड फीडबैक एंड करेक्शंस फ्रॉम द मेंटर, विच आई थिंक वेरी मच बूस्टेड माई चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो एक बात याद रखना कि प्रपोजल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट करना, ताकि मेंटर से तुम्हें फीडबैक मिले। हाँ, तो एक बार डिटेल में बता देते एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। तो तुम मार्च 16 से अराउंड अपने प्रपोजल सबमिट कर सकते हो। तो प्रपोजल मतलब हम तुम्हें एग्जांपल बताएंगे, वो एज इफ एक पूरा एक प्लान होता है कि तुम अपने जीसॉक के पीरियड में क्या क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो। फिर जो मेंटर से वहाँ के वो उसको रिव्यू करते हैं प्रपोजल को, और उसमें चेंजेस सजेस्ट करते हैं कि तुमने ये लिखा है पर हम नहीं चाहते ये ऐसा हो, तुम इसको बेटर ऐसे कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे मेंटर से इंटरेक्शन बढ़ता है और तुमने अपना प्रपोजल वैसा बना लिया है जैसा वो मेंटर्स को एक्चुअली चाहिए। तो ये बहुत एक ये एडवांटेज होता है तुम्हारे पास अगर तुम अपना प्रपोजल ज्यादा से ज्यादा रिव्यू कराते हो। अगर तुमने 25 मार्च को अगर तुमने प्रपोजल दिया और 30 मार्च लास्ट डेट है सबमिट करने की, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता कि वो प्रपोजल रिव्यू करे। तो जनरली ये प्रीफर्ड होता है कि तुम जल्दी से जल्दी से मार्च 16 रिलीज हो रहा है तो मार्च 16 ही उनसे रिव्यू करा लो। तो और मतलब पहले से बना के, तो कभी भी तुमको ज्यादा एडवांटेजेस मिलेगा बाकियों के ऊपर। तो बेसिकली जीसॉक में हमें प्रपोजल भी देना होता है प्रॉपर, और वो अपन इस प्रपोजल के बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं। भले ही तुमने पहले बहुत सारे कंट्रीब्यूशन करके रखे, वो कंट्रीब्यूशन मैंने बताएंगे, पर अगर तुमने प्रपोजल में सही चीजें नहीं लिखी है और तुम प्रपोज ऐसा चीज कर रहे हो जो उनको चाहिए ही नहीं, फिर भी वो तुमको लेंगे ही नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखना कि प्रपोजल कैसे।
ऑल्सो अबाउट प्रपोजल, ऐसा ना हो कि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो या फिर काफ़ी कम हो, और उसमें अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स लाइक तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स बाद में होनी चाहिए। पहले तुम प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखते हो और छोटी से छोटी चीज़ लिखते हो उसमें जो तुम करने वाले हो, ताकि उनको लगे कि तुम एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो। और बाकी तो फीडबैक मिलेगा, उस हिसाब से चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, रोशनी तू तेरा और आउटरी के टाइम ना हम भी बताएगी कि एंड में बताएगी जब तेरा आता है। हेलो रोशनी। या रोशनी कनेक्टेड? हाँ, हाँ, तेरी टाइमलाइन। तुम्हारा हो गया है जी सॉफ्ट का सारा, तो मैं हाँ, आपसे अच्छा नहीं, ठीक है तो एंड में बताइए टाइमलाइन फिर। आई थिंक अभी जी का लेके चलते हैं। हाँ, ठीक है चलेगा। आंसर तो क्या तुम कैपेबल हो जिस हाँ बोल। क्या तुम कैपेबल हाँ हो जिस स्लाइड करने के लिए? आगे तो करना, फिर जी सॉफ्ट का कंप्लीट कर लो अपना पूरा बोलना है जो भी, फिर मैं आगे कर। ठीक है चलेगा। तो अगर तुमको चेक करना है क्या तुम कैपेबल हो, तो फर्स्टली अपन सब कैपेबल है जिस करने के लिए। ऐसे अगर तुम क्राइटेरिया में सब आते ही आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कुछ ना मालूम हो तुम स्क्रैच से भी शुरू कर सकते हो। हाँ, और ऐसा भी जरूरी नहीं, मतलब हम सब अगर ट्रिपल आई इलाहाबाद में पढ़ रहे हैं तो हम सही में कैपेबल है, क्योंकि जो टायर 3 और टायर 4 कॉलेजेस है उनमें से भी काफी जी सॉकर्स आते हैं। तुम कभी ये मत सोचना कि तुम कैपेबल नहीं हो ड्यू टू एनी रीजन। तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे तुम सेकंड ईयर में हो या तुम फर्स्ट ईयर में हो, तभी वो भी नहीं देखा तुमने कुछ, तुम्हारे पास एग्जाम्पल है तुम्हारे फर्स्ट ईयर से भी, जब तुम फर्स्ट ईयर में तब भी जी सॉक निकाला है, तब डेफिनेटली हमारे सेकंड ईयर के भी कुछ लोग ट्राई कर रहे थे। तो वो बस नॉलेज के ऊपर बेस नहीं करता, या कुछ एक्स फैक्टर्स है उसमें जो तुमको ट्राई करने पड़ेगा, ये तुमको तब के तब जज करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड नहीं करता कि तुमने पास्ट में क्या किया है, तुम आगे, बस इतना मैटर करता है कि तुमने ऑर्गेनाइजेशन कैसे अप्रोच किया, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है। तो अभी एक एक बट करके फैक्टर्स देखते हैं। also रहता कि कॉलेज से डिपेंडेंट कुछ नहीं होता, तो हाँ, तुम मतलब कॉलेज डिपेंडेंट कुछ नहीं है, या फिर तुम्हारा ईयर डिपेंडेंट कुछ नहीं है, तुम एमटेक कर रहे हो, तुम पीएचडी कर रहे हो, सबके लिए वो सेम टनल के थ्रू जाना है। तो तुमको कुछ ऐसा सोचना नहीं है कि कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज है तुम्हारे पास। yes, और ब्रांच डिपेंडेंट भी नहीं है ऑब्वियसली। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम आईटी और ईसी, तो कुछ डिपेंड नहीं करेगा, बस तुम ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रपोजल दे रहे हो और तुमने थोड़ा क्या काम किया है, बस वो मैटर करेगा। ओके, सो ये जो कुछ पॉइंट्स है, तुम जीसॉक में तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये ट्रू है। मतलब तुमको इनिशियली प्रोजेक्ट जब तुम सेटअप करते हो, तुमको हो सकता है कुछ समझे ना कि क्या चल रहा है यहाँ पे, या फिर तो तुमको वीकली 40 आवर्स इनिशियली देने पड़ेंगे, और जब जीसॉक का तुम काम कर रहे होगे तो भी मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में 30 to 40 आवर्स काम देने पड़ते हैं। और yes. तुमको एटलीस्ट एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है, मतलब काफी क्वेश्चन ये आए थे हमारे पास कि मैं क्या मुझे सी और सी प्लस के अलावा कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए। नॉट ट्रू, तुमको सिर्फ सी और सी प्लस प्लस के बेसिस पे तुम जीसॉक कर सकते हो, पर ये थोड़ा हार्ड होगा। अगर तुम्हारा एक एक्सपीरियंस है, तुमको बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, जो बेसिक्स है तुमको पता है। जैसे तुमने अगर रिएक्ट जेएस पढ़ रखी है और तुमको बोलते हैं कि एंगुलर में काम करो, तो कंपैरेटिवली उसमें शिफ्ट करना काफी आसान है। पर अगर तुमको बोलते सी प्लस प्लस तुमने पढ़ रखी है और तुमको एंगुलर में काम करना है, तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब काफी मुश्किल है, कि तुमको एंगुलर के वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स नहीं आते। अदर ये है कि तुमको हर एक टेक्नोलॉजी में जीसॉक में ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी, इंक्लूडिंग एमएल, जिसका क्वेश्चन था। तो एमएल एआई सबके ऑर्गेनाइजेशन होंगे बस, और इवन एस्ट्रोनॉमी मैथ्स के भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जो पर्टिकुलर तुमको सिर्फ मैथ्स के थेरम्स के ऊपर काम करना पड़ता है, कुछ ऐसी रहती है उनके, मतलब ऑप्टिमाइज करना होता है सिर्फ ये करके मैथ्स लगा के। एस्ट्रोनॉमी पे होती है कि तुमको एस्ट्रोनॉमिकल डाटा तुमको एनालाइज करना होता है। डिजाइन की भी होती है, जिसमें जैसे अभिषेक शर्मा सर ने हमारे कॉलेज से डिजाइन में किया था, उन्होंने सिर्फ डिजाइन के बेसिस पे इस वक्त निकाला है फेडोरा में। तुमको हर टेक्नोलॉजी में मिल जाएगी, तो तुमको कभी ऐसा बैरियर नहीं आएगा। सी और सी प्लस प्लस में भी आ जाएगा, पर प्लेन सी और सी प्लस प्लस यूज बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रेमवर्क यूज कर रही होगी सी और प्लस सी प्लस प्लस का, तो तुमको वो अडेप्ट करना आना चाहिए। तो बेसिक एडेप्शन रिक्वायर्ड है जीसॉक अगर तुम करना है तो। जैसे मैंने जब मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मेरे को जावा स्प्रिंग हम यूज कर रहे थे, तो मेरे को जावा आता था, जावा स्प्रिंग का कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने कंट्रीब्यूट करते करते ही सीखा है, और तुमसे वही एक्सपेक्टेड है। मतलब हर चीज, और एक ऑर्गेनाइजेशन कम से कम, या एक प्रोजेक्ट कम से कम 4 टेक्नोलॉजी यूज करेगी, तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम खुद से भी कि तुमको चारों की चारों मैच करेगी। तो तुम चारों की चारों मैच करने का ट्राई भी मत करना कि ये चारों की चारों मैच हो जाए। अगर तुम्हारी एक या दो मैच हो रही है और तुम बचे हुए दो सीख लोगे, तो ये सही अप्रोच होता है। हर
यस, दिस 40 years a week इस काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन मंथन के कंपैरिजन में बहुत चिल थी, तो आई यूज्ड टू गिव वेरी मच लेस आवर्स पर वीक देन मंथन। ऐसा था क्या? हाँ। ठीक है। हाँ, तुमको कोई ये नहीं कि तुमको 50 मस्ट पीआर्स रहने ही चाहिए तुम्हारे पास पहले से, ऐसा कोई इस पे भी आते हैं अभी कि नंबर ऑफ पीआर्स कितने होने चाहिए तुम्हारे पास। सबको पुल रिक्वेस्ट पता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, नहीं पता तो थोड़ा सा गाइड कर देंगे। तो बेसिक प्रोसीजर क्या होती है, तुम एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हो, ऋतिक, और कैसे ढूंढते हैं बता दे अभी। और कैसे ढूंढते हैं? ओके, गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पे जाना, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी टेक्स्ट तो के जैसे तुमने हिसाब सर्च किया, या तो इसमें आर्काइव करके होता है गूगल समर ऑफ कोड का, इसमें तुम पास ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे तुमको 2020 की ऑर्गेनाइजेशन दिख गई, तो मोस्टली तुम इसमें इंटरेस्टेड होगे कि लास्ट ईयर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई थी। तुम थोड़ा ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे अभी हम अबाउट कोड का देखते हैं, 2019 में आई थी, तो 2019 के आर्काइव में जाके चेक कर लेना। फिर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसने सिलेक्ट किए थे, इसने 5 स्टूडेंट सिलेक्ट किए थे। जनरली ट्रेंड ये होता है कि अगर उनको एप्लीकेशन 50 मिलते हैं तो उनको 10% उनको स्लॉट्स मिलते हैं, पर ये ट्रू नहीं है, ये कुछ मैंने एक दो जगह पढ़ा था, पर फैक्ट नहीं है। फिर जैसे तुम यहाँ पे ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो, और तुम यहाँ पे उसको फिल्टर भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन तुमको कौन सी टेक्नोलॉजी प्रिफर्ड है। में तुम अगर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करते हो तो तुमको यहाँ पे थोड़े डिटेल्स दिख जाएगी कि वो कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, और जब कॉन्टैक्ट का कोई डिटेल्स है। रहते हैं यहाँ पे। हाँ, और मे बी तुमको यहाँ पे गिटहब की लिंक भी मिल जाए उनके, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी तुमको कैसे कनेक्ट करना है। तो ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सर्च मैंने तो ऐसे किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में गया था, मैंने देखा था कि जावा पे कौन से काम कर रहे हैं, मेरे को जावा अच्छा लगता था, तो मेरे को वो ऑर्ग मिल गई, फिर मैंने उसमें और एक्सप्लोर कर लिया। बस वैसे ही तुमको भी करना है, पर तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारी, अगर ये सिर्फ 3 बंदे ले रही है तो क्या मेरा चांस कितना रहेगा इसमें। तो ये बहुत सारे फैक्टर से मैटर करता है, इसको तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन में हम देखेंगे आगे कि हमको कैसे सिलेक्ट करना है कि ऑर्ग मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो हमने कुछ रूल्स बनाई है, तो तुम उनको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली तुम ऐसे ही सारे आर्काइव देख के कौन से ऑर्गेनाइजेशन आती है वो तुम चेक कर सकते हो, या अराउंड 180 आई थी जितना मेरे को पता है इस साल। तो तुम इससे तुम ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर कर सकते हो सारे। तो ये बेसिक प्रोसीजर है, और तुम हर एक पेज पे उनकी डिटेल्स पर्टिकुलरली एक्सप्लोर कर सकते हो। ऋतिक कुछ है इसमें ऐड करना था? नहीं नहीं। हाँ, तो अभी तुम जैसे तुमने ऑर्ग सिलेक्ट कर ली, बेसिकली तुमने प्रोजेक्ट से ऑर्ग सिलेक्ट करनी है, ऑर्ग से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना वो सही नहीं होगा, मतलब और वैसे होना चाहिए कि तुमने पहले अपना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, फिर वो किसी भी ऑर्ग में लाया करता हो। पर मतलब काफी सारे फैक्टर्स है वापस उसमें, पर स्टिल। अच्छा, जैसे तुमको प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, तो हमने 3 रूल्स बनाए हैं, तो हम एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस रूल से अगर तुम सिलेक्ट करते हो तो जनरली तुम्हारा सिलेक्शन का चांस हाई रहेगा। तो सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 3 लोग सिलेक्ट कर रही है, और अगर 3 उनको स्लॉट्स मिल रहे हैं, और अगर तुम 5 अच्छे लड़के भी उसको दिखते हैं, तो तुमने अच्छा काम किया, तुम टॉप 5 में आ गए, स्टिल तुम्हारा चांस लेस है कि तुम सिलेक्ट होंगे, क्योंकि और के पास 3 ही स्लॉट आ रहे हैं, क्योंकि और उतनी ज्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है ओपन सोर्स कम्युनिटी में। जनरली जितनी ज्यादा अप्रिशिएटेड ऑर्ग होती है, जितने सालों से वो आ रही है, जितने एप्लीकेशन उसके पास आता है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से उसको स्लॉट्स मिलते हैं। तो जैसे हमने देखा कि एक और के पास 3 स्लॉट थे, सिर्फ एक और के पास 5 स्लॉट थे। जनरली रॉकेट चैट जैसे और को 20 स्लॉट मिलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना इंटरेस्ट लोग उस ऑर्ग में ले रहे हैं, उनको स्लॉट्स डिजाइन होते हैं। तो तुमने अगर बाय डिफॉल्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट की जिसमें एक ही स्लॉट है, तो भले ही तुमने बहुत मेहनत की उसमें, पर वो चाहकर भी ऑर्ग तुमको ले नहीं सकती, क्योंकि उनको स्लॉट ही नहीं मिलेगा। तो हमेशा तुम्हारे पास एक और बैकअप प्रोजेक्ट होना चाहिए। मतलब तुमने और ढूंढी, तुमने कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, तो तुमने उसमें अपने इस क्राइटेरिया में फिट करने का ट्राई करो कि उसको ऑर्गेनाइजेशन कितने स्लॉट्स मिलते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को 7 या 7 से ऊपर स्लॉट मिल रहे हैं, तो तुम्हारा कटेगा नहीं ऑन द बेसिस ऑफ तुम ऑर्गेनाइजेशन स्लॉट ही नहीं मिले। पर अगर तुमने और हो सकता है तुमको प्रोजेक्ट उतना पसंद ना हो, या फिर तुम्हारा लेस फेवरेट प्रोजेक्ट हो, पर तुमको फिर भी एक प्रोजेक्ट वैसा रखना चाहिए जिसमें तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जिसमें तुम अप्लाई करने वाले हो,
तुम 3 एप्लीकेशन दे सकते हो बदले में, अगर तुमको और JSOC में करना है तो तुम 3 जगह 3 ऑर्ग में अप्लाई कर सकते हो। तो तुम अगर 3 ऑर्ग में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें से एक ऑर्ग ऐसी सिलेक्ट करना जिसमें काफी नंबर ऑफ सिलेक्शन है, काफी मतलब 7 या 8, और ऐसा, और सेकंड एक प्रोजेक्ट ऐसा सिलेक्ट करना जो तुमको एक्चुअली पसंद हो, क्योंकि हो सकता है तुमको एस्ट्रोनॉमी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर वो ऑर्ग लेती है 20 सिलेक्शंस लेती है हर साल, तो तुमको एक बैकअप के लिए उसको रखना चाहिए। मे बी तुम फर्स्ट पे प्रेफरेंस इस वाले प्रोजेक्ट का रखना जो तुमने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट किया है, पर अगर तुम एक ऐसा प्रोजेक्ट रखते हो जिसमें बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं तो तुम्हारा चांस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसमें 2 या 3 लोग ही काम कर रहे हैं। जैसे Node.js का कोई प्रोजेक्ट है, मे बी तुमको Node.js बहुत अच्छे से आती है पर Node.js बहुत कॉमनली यूज लैंग्वेज है, तो हो सकता है उसमें नंबर ऑफ पीपल जो अप्लाई कर रहे हो बहुत ज्यादा हो और स्लॉट्स नंबर ऑफ कम हो। तो बेसिकली फॉर तुमको 2 प्रोजेक्ट लेके आगे चलना चाहिए। हाँ हाँ बोलो। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ने 14 लोगों को सेलेक्ट किया था जिनका उनको काम अच्छा लगा, बट गूगल ने सिर्फ 10 स्लॉट्स दिए ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन 4 लोगों का कट गया, इवन दो उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। हाँ तो ये होता है, तो इससे तुमको एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट अपने पास रखने चाहिए। जो एक तुम्हारा बैकअप प्रोजेक्ट है, जो बैकअप प्रोजेक्ट है जनरली ऐसा रखना जो नंबर ऑफ सिलेक्शन पे बेस्ड है, और तुम्हारा प्रीफर्ड प्रोजेक्ट वो होना चाहिए जो तुमने अपने पसंद के हिसाब से सिलेक्ट किया है, जो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है। तो अभी सबसे मुश्किल चीज क्या होती है जब तुम एक्सप्लोर करोगे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी तुमने आज रात को बैठ के तुमने देखा कौन सा ऑर्ग है, कौन से प्रोजेक्ट्स है, तो सबसे मुश्किल चीज होगी तुमको जो मालूम पड़ेगा जब तुम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे कि फर्स्ट पैच मर्ज करना, यानी फर्स्ट PR तुमको बनाना और वो मर्ज होना। अगर हो सकता है तुम्हारी फर्स्ट PR कभी मर्ज हो भी ना, वो सिंपल क्लोज होके पड़ जाए, पर ये सबसे ज्यादा बड़ा बैरियर है हमारे हिसाब से जो तुमको ओपन सोर्स या फिर JSOC में आएगा कि तुमको फर्स्ट PR मर्ज करनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट सेटअप इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। हाँ वो क्योंकि ये जो होता रहता है और फिर काम नहीं करता। तो जैसे मेरा Apache का प्रोजेक्ट था, मेरे को याद है मेरे को 15 दिन लगे थे सेटअप करने में। मैं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी, मैंने ऑर्ग से लोगों से उनसे जीमीट पे उनको बुलाया था, फिर उन्होंने मेरे को हेल्प की थी, उनसे भी नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने ऊपर वाले ऑफिशियल्स को बोला था। इतना सब करने का मेरा प्रोजेक्ट सेटअप होता 15 दिन लगे थे। तो अगर मैं इसलिए छोड़ देता क्योंकि और प्रोजेक्ट सेटअप नहीं हो रहा तो मतलब आगे नहीं जा पाते। तुमको टाइम लगेगा, ये मान के चलो कि हो सकता है प्रोजेक्ट सेटअप करने में 7 दिन लग जाए, क्योंकि कुछ छोटी चीजें जो काम नहीं कर रही है, तुमको फर्स्ट इशू का जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने में 7 दिन लग जाए, ये भी पूरा पॉसिबल है। तो फर्स्ट PR के लिए कभी गिव अप मत करना, ये सॉर्ट ऑफ रूल ऑफ थंब भी है अलग। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम फर्स्ट PR रेडमी चेंज कर लो, पर एक जो अच्छी PR रहेगी तुम्हारी उसके लिए तुमको काफी समय लगेगा, ये फैक्ट है। तो यू हैव टू स्टे स्ट्रांग व्हेन यू डू दैट। नितिन कुछ ऐड करना है? No. ठीक है। अभी जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो अगर तुम ऐसा मैसेज लिख रहे हो तो तुम मान के चलना कि तुम सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, क्योंकि तो इसका क्या मतलब है कि मैंने तुम्हारे यहाँ कुछ सर्च नहीं किया। पहले तो मैसेज बहुत ही ज्यादा खराब लिखा है, वो तो छोड़ दो, पर अगर तुमने ऐसा मैसेज लिखा है इसका मतलब ये है। तो अभी हम किस फेज में आगे बात करते हैं। तुमने ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ ली है, तुम अभी फर्स्ट PR करने का ट्राई कर रहे हो या फिर तुम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रहे हो, तो कभी भी ऑर्ग एक्सपेक्ट करती है, वो भी अपना पार्ट टाइम कर रहे हैं वहां पे। वो ये नहीं चाहते कि उनके पास वो पूरा तुमको गाइड करे, वो एक्सपेक्ट करते कि तुम अपनी रिसर्च करके आ रहे हो, फिर तुम सोफिस्टिकेटेड डाउट्स उनसे पूछ रहे हो। तुम उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी ऑर्ग से कि तुमको थोड़े तुम्हारे डाउट्स आंसर करते। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे उनको तो वो नेचुरली तुमको भगा देंगे। तो कभी भी अपना जो कम्युनिकेशन होता है वो काफी फॉर्मल रखना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा से तुमसे 10 मेल एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि उनको अपना जॉब भी है जो रेगुलर टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कोई किसी ऑर्ग में नहीं है। इवन क्वेश्चन पूछने से पहले तुम्हें अच्छे से गूगल करना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन वेग ना हो। मेरा मेंटर क्या होता था कि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन वेग है तो रिप्लाई नहीं करता था लोगों को। तो ऐसे ही होते हैं, कुछ रूट होते हैं काफी, तो क्वेश्चन अच्छे से गूगल सर्च करना, उसके बाद पूछना। हाँ मतलब अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लेना, और तुमको लगता है कि अब नहीं हो रहा है तो तुम कर सकते हो। तो कभी मतलब मेन ये है कि तुमको फॉर्मली करना है और पोलाइटली करना है, और ऐसा एक्सपेक्ट उनको ऐसा दिखना चाहिए कि तुमने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया है, अब उनको तुम्हारी जरूरत है, हाँ। तो जैसे ये रविचरण सर ने जिस वक्त किया, तो उनका चैट है, तुम इसको बाद में रिफर कर सकते हो, PPT में शेयर कर देंगे, PPT शेयर कर देंगे। तो ये कैसे तुमको अप्रोच करना चाहिए उनको। जनरली स्लैक चैनल्स होते हैं, या इन्होंने शायद हैंगआउट्स पे कनेक्ट किया था, पर जनरली स्लैक चैनल्स होते हैं जहाँ पे तुम कनेक्ट कर सकते हो किसी भी ऑर्ग से। जैसे तुमने अभी ऑर्गेनाइजेशन पेज दिखा था, तुमको स्लैक चैनल मिल जाएगा उनका।
इससे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे शर्मा सर के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने जो अपना अप्लाई किया था तो उनका शायद मेल स्पैम में चले गया था, जो भी हुआ था, तो उनका उनको रिवर्ट मिला ही नहीं था। तो उन्होंने फिर वापस से फॉर्मली मेल भेजा था उनको कि शायद स्पैम में चला गया। तो एक सॉर्ट ऑफ तुम देख सकते हो कि मेल लिखने का तरीका क्या होता है कि देख उन्होंने जैसे अपनी पोर्टफोलियो और ड्रिबल और गिटहब प्रोफाइल भी दे दी, जिससे वो जो मेंटर है वो उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि ये कौन है या फिर ये कहाँ से क्या चाहता है ये। तो अब मतलब क्लियरली तुमको ऐसा लिखना चाहिए कभी भी कम्युनिकेशन करते वक्त कि उसको लगे कि उसको जो भी तुम पूछना चाहते हो उसको एग्जैक्टली समझ जाए या फिर सारी चीज़ें एकदम क्लियर है उसके पास। मतलब उनसे कम से कम मेहनत करवानी है तुम्हें, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना पार्ट टाइम दे रहे हैं तुम्हारे लिए उनके जॉब के अलावा। तो मतलब तुमको अगर बोलेंगे कि तुमको जॉब करनी है और साथ में एक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है, तो नेचुरली तुम अपने ओपन सोर्स में उतना टाइम दोगे जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो तुम उसको यूटिलाइज अच्छे से करोगे, तो उनके लिए भी वो ट्रू है। तो जैसे ये प्रदीप सर ने मेल किया था उनके ऑर्ग में, तो तुम इसको भी रिफर तुम अपने ऑर्ग में जैसे उनको कंट्रीब्यूट करना था। ये उनकी ऑर्ग तो नहीं है पर उन्हें कई एक जो ये इनकी जिसॉक ऑर्ग नहीं है पर उन्होंने एक बार मेल किया था किसी ऑर्ग में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो उनके किसी एक मेंटर को उन्होंने मेल लिखा था ये। तो उन्होंने किस तरीके से मेल लिखा कि उनको तुम अब कुछ हेल्प चाहिए तुमको कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम अप्रोच कैसे करना है, तुम इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो जो तुमको करना ही पड़ेगा। जैसे मेरे ऑर्ग में मेरे को जब अप्लाई करना था, जब मेरे को कंट्रीब्यूट करना था, मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि प्रोजेक्ट ही सेटअप नहीं हो रहा। तो मैंने भी एक फॉर्मली मेल लिखा था कि मुझे ये दिक्कतें आ रही है, तो प्लीज मुझे हेल्प हेल्प करो करके। तो तुमको भी मोस्टली वो मेल लिखना ही पड़ेगा। और ये शिवान सर का, ये उन्हें प्रपोजल के लिए ये मांगा था रिव्यू। हाँ, ऋतिक कुछ ऐड करना है? नहीं। रोशनी हाँ, ये मैंने इंटरमाइंड के लिए डाला था कम्युनिटी के लिए कि बेसिकली मुझे उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और एक्सपीरियंस जाननी थी, तो उन्होंने उसी पे वेबिनार रखवा लिया था, सब कुछ इतना डिटेल में बताना। हो गया ठीक हो। नहीं, हो जाएगा अभी। तो अगर तुमको कंट्रीब्यूशन करने हैं, मतलब जनरली जो हम बता रहे हैं वो आउटरीच के लिए भी ट्रू है, पर रोशनी उसको सही से बता देगी कि आउटरीच हाँ, कैसे वो फिट करना है। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ भाई, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन सब कुछ सेम, बस थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। हाँ, तो आउटरीच में और एक बेनिफिट होता है कि तुमको स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है, तो तुम अगर ट्राई करना चाहिए तुम एलिजिबल हो तो। हाँ, तो जैसे अगर तुम फेज 1 है, अभी हम देख रहे हैं कि तुम जीसॉक में कैसे अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा जनरली टाइमलाइन क्या होना चाहिए। तो अगर तुम जैसे आज से तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जीसॉक करना है, अगले मई में तुम मतलब जीसॉक तुमको क्लियर करना है, एज ए सिलेक्ट होना है, तो तुमको अभी से क्या करना चाहिए। तो हमने छोटा सा एक टाइमलाइन बनाई है। तो अभी तुम फेज 1 में हो, ये मान के चलो आज से। तो बेसिकली तुमको एवरीडे एक कमिट करनी चाहिए। इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे गिट के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। जब ऋतिक और मैं जीसॉक कर रहे थे या फिर उनके उसके लिए अप्लाई कर रहे थे, तो हमारे गिट क्लियर था, तो हमारा काफी टाइम बच रहा था गिट के इश्यूज सॉल्व करने में। कि जब तुम जीसॉक में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो तुमको गिट नहीं सिखाने वाले, वो तुमको जनरली हेल्प कर देंगे, पर अगर तुम बहुत ही बेसिक या फिर बहुत ही न्यूबी बन के जा रहे हो, तुम्हारे गिट के इश्यूज वो सॉल्व नहीं करेंगे। वो एक्सपेक्ट करते तुम्हारे कमिट्स क्रैश्ड हो, तुमने सारे लिंटिंग रूल्स फॉलो किए हैं, तुमने ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस नहीं दिए, वो सारे चीजें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। और वो तुमको पता कैसे चलेगी कि तुम डेली एक एक कमिट करते रहो। तुम गिट में कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे क्रैश करना, रिबेस करना। ये छोटी छोटी चीजें अगर तुमको तब आती है, तुम्हारा टाइम बचेगा। अगर तुम तब गिट अगर जब क्रूशियल टाइम है, अगर तुमने तब अगर गिट पे समय देना स्टार्ट कर दिया, तो वो काफी लॉस होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तब मे भी प्रोजेक्ट पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो जैसे इसके लिए ही अच्छा एक इवेंट हमने अभी गिकटोबर फेस्ट चालू है अपना, 20 दिन और बचे उसके। तो तुम 10 दिन नहीं, सॉरी 20 दिन तो नहीं बचे, 16 दिन लगभग बचे, 16-17 दिन। तो तुम उसमें अभी से ट्राई कर सकते हो। तो जैसे उसमें स्पेशली अपने कॉलेज के लिए सेटअप हुआ है, तो तुम में से अब उसमें रूल्स क्लियरली मेल में लिखे पढ़ लेना। तो अगर तुम उसमें ट्राई कर, तुम्हारा एटलीस्ट गेट क्लियर हो जाएगा। और अगर तुमको डाउट होता है तो ऋतिक, मुझे, रोशनी, प्रतीक, किसको भी तुम वहाँ पे मेंशन कर देना, हम गेट के इश्यूज सॉल्व करने के लिए पर्सनली आ जाएंगे। बाकी तुम्हारे दोस्ती सेकंड और थर्ड ईयर से देख रहे हैं मैक्सिमम। पर अगर तुमको स्पेसिफिकली गिट के डाउट्स है तो गिट के लिए हम आ जाएंगे तुमको हेल्प करने। तुम्हारा गिट क्लियर होना चाहिए,
ये तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास अभी है गिकटोबर फेस्ट जो चल रहा है, तो अभी तुम अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा उसमें। अभी नहीं तो ओपन कोड तो होता ही है जनवरी में। हाँ, ओपन कोड में भी ट्राई करना, पर अभी अगर इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो इससे क्या होगा, अगर तुमने गिकटोबर फेस्ट में भी अपना गेट क्लियर कर लिया तो तुम्हारे दिसंबर हॉलीडेज है, तुम दिसंबर हॉलीडेज में अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो तुम्हारे पास काफ़ी फायदा होगा। तो इसलिए अभी ट्राई करो कि तुम गिकटोबर में जितना ज़्यादा हो सकता है पार्टिसिपेट करो। फिर अपना, और अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे कुछ एक दिन तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम हो सकता है कि कुछ अपना जो सेमिस्टर प्रोजेक्ट है, पर्सनल प्रोजेक्ट है, उनको गिट पे बनाने का ट्राई करो। ये तो बाकी सब ठीक है, टॉप कोडर और कोड फोर्सेस के फाइल्स, पर अगर तुम एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुम उसको ट्राई करो कि तुम गिट पे ही बनाओ या गिटहब पे ही बनाओ, जो तुम एक एक कमिट पुश कर रहे हो, ब्रांचिंग कर रहे हो, प्रॉपर ट्राई करो। जनरली ब्रांचिंग का काम नहीं पड़ेगा तुमको, पर जनरली अगर तुमको गिट पे तुम हाथ मतलब अच्छे से हाथ बैठ गया तो इट विल बी लाइक बिग एडवांटेज। तो अगर तुम साइड प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, अगर बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि मुझे कुछ आता नहीं है तो मैं कंट्रीब्यूट कैसे करूँ, तो नहीं आएगा तुमको कि तुमने कुछ किया नहीं है अब तक, तो तुम एक साइड प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये तुमने यूडेमी का एक कोर्स उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल तुमको किस में भी इंटरेस्ट हो, मे भी हो सकता है किसी को सिर्फ iOS डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, तुम iOS डेवलपमेंट का कोर्स उठा लो और तुम एक अपना साइड प्रोजेक्ट बना लो। जो ऋतिक ने भी मोस्टली वैसे ही सीखा है। ऋतिक तू बता सकते हैं इसके बारे में, फ्लटर तूने कैसे किया? ऋतिक हाँ, जनरली फ्लटर का एक्सपर्ट बन गया, तो उसने फ्लटर कैसे स्टार्ट किया जनरली बता देगा। सितंबर में यूडेमी का कोर्स ले लिया था, वो कर लिया था। उसके बाद फिर ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे थे। उसके बाद चांस कम था भले कि वो ऑर्गेनाइजेशन आएगी कि नहीं, क्योंकि फ्लटर अभी काफ़ी न्यू है। बट लकीली फ्लटर का ये एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई। ऐसे काफ़ी थी ऐसे तो, लेकिन एक ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गया जिसमें हम एलिजिबल थे और काम कर सकते थे, तो उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी भी तुमको इंटरेस्ट करती है तो उसको सीखने से पीछे मत हटना। यूडेमी पे ट्राई कर सकते हो, सीख सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, और फिर चांस रहता है। हाँ, तो एज इस जब तुम फेज 1 में हो अभी, तो दिसंबर तक अपन फेज वन मान लेते हैं, तो तुम एक कोई भी कोर्स उठा लो, तुम कोई भी टेक्नोलॉजी सीख लो। जैसे हर प्रोजेक्ट हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ है तो सही जीसॉक में, और अगर नहीं भी मिला तो तुमको रिलेटेड टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। वैसे वही सेम क्वेश्चन अगेन, अगर तुमको सी और सी प्लस प्लस से एंगुलर में शिफ्ट करना है वो काफी मुश्किल है। तो अगर तुमने अभी तुमने यूडेमी पे कोई, या फिर तुमने जनरली यूडेमी भी जरूरत नहीं है, मतलब अगर तुमको आलस आता है डॉक पढ़ने में, तो तुमने यूडेमी का कोर्स ले लिया, तुमने रिएक्ट जेएस सीख लिया। अभी भले ही तुमको जीसॉक में एंगुलर का कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, पर तुम बहुत आसानी से एंगुलर पे शिफ्ट कर पाओगे, तो क्योंकि तुमने रिएक्ट जेएस कर रखा है। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि तुमने कोई एक चीज अच्छे से कर रखी हो, कुछ भी एक कर लो, बैक एंड कर लो, फ्रंट एंड कर लो, मोबाइल डेवलपमेंट कर लो, जो भी तुमको इच्छा हो, बस एक चीज अच्छे से सीख लो तो तुम, तो मेन रूल ऑफ थंब है तुम एक साइड प्रोजेक्ट तो अपना बनाना स्टार्ट कर दो। अगर तुमको जीसॉप में, अगर तुमको अभी से भी नहीं स्टार्ट करना, मैं तुमने सोचा कि दिसंबर से स्टार्ट करूंगा, तो तुम भी फेज 1 में चल रहे हो, तो थोड़ा सा एक कोई टेक्नोलॉजी सीख लो। और ये जनरली ट्रू प्लेसमेंट्स के लिए भी, अगर तुमको इंटर्न चाहिए, और तो अगर तुम्हें, अगर जैसे जब मैं गोल्डमैन में मेरा इंटरव्यू होता, मैं सिलेक्ट नहीं होता कंपनी में, उन्होंने जब मेरे को क्वेश्चन पूछे थे तो मैं मैक्सिमम चीजें जो मेरे को जीसॉक से मालूम पड़ रही थी या जीसॉक करते वक्त जो मालूम पड़ रही थी, तो मैं वही उनको बता रहा था। तो उनका ऐसा था कि ये काफी, तुम्हारा जो नॉलेज है ये काफी प्रैक्टिकल है, या फिर तुम्हें काफी ऐसा लग रहा है कि कुछ किया है। तो एज इफ अगर तुम साइड प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर तुम जीसॉक में काम करते हो, तो तुम्हारे पास एक जो वर्क एक्सपीरियंस रहेगा वो काफी रिलेटेड टू कंपनी जैसा रहेगा, क्योंकि तुमने तुमने एक बड़े कोड बेस पे काम किया है, तुमने काफी ऐसी चीजें फॉलो की जो कंपनी में फॉलो होती है, तो तुमको एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो कॉर्पोरेट तुम ये लाइफ। फॉलो कर सकते हो। हाँ, सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, तो तुमको वो एक एडवांटेज रहेगा। वो और एक बार क्लियर हो जाए कि जीसॉक से तुमको कभी भी जॉब मिलेगी, ये ट्रू नहीं है। मतलब किसने भी तुमको बोला कि जीसॉक कर लो जॉब लग जाएगी, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। तुमको बस थोड़ा, तुम्हारा बस रिज्यूमे में एक एडवांटेज रहेगा, तुम्हारे रिज्यूमे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बस इतना ही होगा, इतनी ही हेल्प होगी। लास्ट ईयर तक ये भी ट्रू था कि गूगल, हाँ ये भी क्वेश्चन था इसमें, कि गूगल जीसॉक वालों को शॉर्टलिस्ट कर लेती थी। तो हमारे बैच के लिए उन्होंने नहीं किया है इंटर्न्स के लिए, पर ऐसा था कि गूगल ऐसा करती है कि रिज्यूमे मांगती है और उस रिज्यूमे के हिसाब से गूगल शॉर्टलिस्ट कर लेती है कुछ बच्चों को। तो इस बार गूगल ने जीसॉक वालों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया था, जो हर साल करती थी। आई थिंक उसने, क्योंकि जीसॉक उस टाइम चल रहा था। लेकिन गूगल का ये है कि एक बार कोई जीसॉक कंप्लीट करता है सक्सेसफुली, तो वन टाइम रेफरल अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंटर्न के लिए या फिर जॉब के लिए। हाँ ये है, पर अगर, हाँ ये, लेकिन लास्ट तो इसलिए नहीं हो क्या इस बार की वो शॉर्टलिस्ट हाँ, नहीं किया? चल रहा था और नहीं तो क्या। ठीक है, कि लास्ट ईयर तक मैंने जितना पढ़ा, हमारे सारे सीनियर्स थे जिन्होंने भी जीसॉक कर रहा है, उनको हमेशा वो शॉर्टलिस्ट हो जाते थे। इस बार शायद गूगल जल्दी आ गया इसलिए नहीं हो, पर ठीक है, फिर ये भी पर ट्रू है। कम लोगों को होता थी। पिछली बार 60 के राउंड थे फर्स्ट राउंड में, इस बार सिर्फ 12 ही थे।
अच्छा ठीक है। लेकिन एनीवेज अपार्ट फ्रॉम जीसॉक अगर तुम करो तो तुम्हारी कोडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो जीसॉक तुम्हें वन टाइम रेफरल अपॉर्चुनिटीज देगा, तुम्हें इंटरव्यू में वापस से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के क्वेश्चन करने हैं। तो साइड बाय साइड या फिर अभी से अगर टाइम मिल रहा है तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी करते चलो। कॉलेज खुलेगा तो फिर हमने से कोई शायद ही पढ़ने वाला है। हाँ पर मतलब हाँ, तो तुमको अगर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि तुमको जेसॉक एक बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर तुम जेसॉक कर लेते हो तो तुमको इंटरव्यू तक जाने का चांस बहुत बार मिल जाएगा। तो तुम्हारा अगर 10 अगर नॉर्मल इंसान को 3 इंटरव्यू तक जाने का मौका मिल रहा है, अदर देन अगर तुम ऑफ कैंपस की बात करो, ऑन कैंपस से कोडिंग राउंड ही होना है पहले, और कुछ कंपनी रिज्यूमे से देखती है। तो अगर नॉर्मल इंसान को 10 में से 3 कंपनी इंटरव्यू तक बुला रही है, तुमको 7 कंपनीज बुला लेगी। बस ये तुम्हारा एक बेस्ट एडवांटेज रहेगा जीसॉक करने पे। नेक्स्ट को एक ये आता है कि क्या तुमको जीसॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट इंटर्नशिप्स है। तो अगर मैं जब जीसॉक कर रहा था, मैं अगर वीकली में 30 घंटे भी काम कर रहा हूँ, स्टिल मेरे पास वो काफी समय बचे। मतलब दिन का अगर 6 घंटा काम कर रहा हूँ तो मेरे पास मतलब 5 दिन काम कर रहा हूँ, दिन का 6 घंटा, स्टिल मैं दिन में और 6 घंटे तो कोडिंग कर ही सकता हूँ। तो मतलब ऑल्दो तुम्हारा ऐसा हुआ कि तुम्हारे पास समर में थोड़ा कम समय बचेगा, पर तुम स्टिल सैटरडे संडे फ्री रह के भी थोड़ा 5 दिन मेहनत करके तुम कोडिंग कर सकते हो। मतलब जो इंसान कोडिंग करता भी है, मतलब जो जिस वक्त नहीं कर रहा है समर में, सिर्फ कोडिंग पे फोकस कर रहा है इंटर्नशिप्स के लिए, तो वो भी एटमैक्स दिन का कितना घंटे करेगा, 5 घंटे या 6 घंटे। और हम तुमको फिर थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, वो ट्रू है। पर जनरली अगर तुम करना चाहते हो अच्छे, तुम कर लोगे, कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। मतलब ऋतिक ने भी साथ साथ कोडिंग की थी, मैंने भी साथ साथ कोडिंग की थी, रोशन ने भी साथ साथ थोड़ा कुछ किया ही था। तो हम सब ने किया था, तो तुम भी कर ही लोगे। और फिर जो लास्ट ईयर थे शिवान सर थे, उन्होंने भी साथ साथ कोडिंग की थी। तो इतना मुश्किल नहीं होगा तुम, अगर तुम कोडिंग करना चाहते हो। मतलब तुम इस बेसिस पे मत डिसाइड करना कि जीसॉक हो गया तो मैं कोडिंग नहीं कर पाऊंगा, ये ट्रू नहीं है। डिपेंड करता है और कितनी चिल्ली। जैसे ऋतिक की और तो बहुत चिल थी, तो उसको दिक्कत भी नहीं हुई। मेरे को तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा, पर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कर सकते हो कि तुमको जीसॉक भी मिल रहा है। तुम अगर तुमको इंटर्नशिप सिर्फ पैसे के लिए करनी थी, तो तुमने ऑलरेडी सेकेंड ईयर में से इंटर्नशिप कर ली, जिससे तुम्हें पैसे मिल गए। तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो। तो बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, तो डिसएडवांटेज है पर एडवांटेजेस भी है, ज्यादा है। ऋतिक कुछ ऐड करना? हाँ, अगर तुमने अभी फेज 1 पार कर लिया, जैसे अभी तुम दिसंबर तक पहुंच गए हो, तो अभी तुमको कंट्रीब्यूटर बनना है ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अब तक तुमने बस ओपन सोर्स एक्सप्लोर किया, तुमने अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, कुछ ऐसा कर लिया। अभी तुमने क्या किया कि लास्ट ईयर के आर्काइव्स देखे। अपन दिसंबर में आ गए अभी। अगर तो अब तुमने लास्ट ईयर के आर्काइव्स देखे, तुमने कोई 2 इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए। दिसंबर में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि क्या वो और सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है वो ना हो। तो दिसंबर में ये प्रीफर्ड होगा कि तुम 3 और सिलेक्ट कर लो जिनमें तुम्हें काम करना है। दो और तीन, दो उनमें से ऐसी हो जिनका सिलेक्शन चांस बहुत ज्यादा हो, और एक तुम्हारी जो पसंद की हो। और फिर उसके बाद तुम आगे जा सकते हो। तो तुमको और सिलेक्शन में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मेरा 2 बार कटा है और एक बार मतलब कट्टे कट्टे बचा लगभग। तो तुमको ध्यान देना चाहिए कि तुम और कैसे सिलेक्ट कर रहे हो। मैक्सिमम कितने प्रपोजल्स डाल सकते हैं मतलब? हाँ हाँ, मैक्सिमम एक किसी भी और मतलब टोटल जीसॉक में 3 प्रपोजल्स डाल सकते हैं, और 3 में से अगर एक भी सिलेक्ट होता है तो तुम आगे जा सकते हो। तो कैसे तुमको स्टार्ट करना है कंट्रीब्यूशन? तो तुम प्रोजेक्ट देखते हो, ये देख सकते हो कि क्या वो न्यू कंट्रीब्यूटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि जनरली कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो काफी ज्यादा मतलब काफी एक्सपेक्ट करेगा तुमसे। जैसे मैंने एस्ट्रोनॉमी का एग्जांपल दिया 2 बार। तो मैंने जो प्रोजेक्ट देखा था, वो जब उनका जो प्रपोजल वो जब वो मांग रहे थे, तो उनके जो रिक्वायरमेंट्स थे उनमें कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा था। उनके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे। तो तुम ऐसा प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कर लेना जिनका जो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे ऑलरेडी। 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि तुमने पहले कंट्रीब्यूट किया नहीं किया, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा, जनरली हेल्प करने को ट्रू रहेंगे। पर तुम 10% में मत चले जाना। तुम उसके जनरली गाइडलाइंस पढ़ के और के वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। अभी द टेक स्टैक यू आर कंफर्टेबल विथ, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि अगर तुम्हारे पास तुमको 4 चीजें आती है तो ऑर्गेनाइजेशन 4 के 4 मैच करनी चाहिए। ये जनरली ट्रू नहीं होगा। और मेरे को शायद ही कोई ऐसा लगता है कि इसको ऐसे मिली होगी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कैसा प्रोजेक्ट। तो तुम हमेशा उस बेसिस पे करना कि दो मुझे अच्छे से आती है और दो दो मुझे नहीं आती, पर मैं साथ साथ पढ़ लूंगा। एक तरीका है अगर तुमको आगे जाना है तो। कभी किसी को भी अभी तक मुझे पूरा जावा स्प्रिंग नहीं आता जितना मैंने किया है, और मुझे बहुत सारे बेसिक चीजें भी आती नहीं होगी। मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उसका कोर्स नहीं किया है।
पर धीरे धीरे अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, तो तुम भी सीख ही लोगे, ऐसा है। मतलब तुम बस, जरूरी है तुमको ये एक्सपेक्ट नहीं, क्योंकि तुमको हमेशा क्या करना है, कोड को एक्सटेंड करना है। अब एज लॉन्ग एज तुम ऋतिक जैसे न्यू प्रोजेक्ट नहीं, ऋतिक कैसे था कि पूरा न्यू प्रोजेक्ट ही बनाना था उसको, मुझे एक्सटेंड करना था। तो अगर मुझे Yeah. मुझे इंटीग्रेशन टेस्ट ऐड करने हैं, मुझे एपीआईज ऐड करनी है, मुझे कोड फॉर्मेटिंग ऐड करनी है, जो भी करना है, तो मुझे एक्सटेंड करना था। तो एक्सटेंड करने के लिए अगर तुमको एक नोड जेएस का, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने इंटीग्रेशन टेस्ट कैसे लिखे थे मेरे कोड में। तो मुझे बोला था कि इंटीग्रेशन टेस्ट लिख दो इसी सारे एपीआईज के। तो मेरे को इंटीग्रेशन टेस्ट क्या थे वो भी बस आइडिया था क्या होता है, कभी लिखे नहीं थे जिंदगी में। मैंने दूसरे इंटीग्रेशन टेस्ट की फाइल कॉपी पेस्ट की, रिलेटेड मैच किया कि अच्छा ये ऐसे ये प्रोसीजर है। उसके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी जावा की, और प्रोजेक्ट कैसे इंटरनली काम कर रहा है, पर वो मैंने ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूशन सीख लिया था। तो मैंने लिटरली पूरा कोड कॉपी पेस्ट किया, फिर मेरे हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया, फिर एक दो नए फंक्शन ऐड कर दिए, और मेरे इंटीग्रेशन टेस्ट रेडी थे। मैंने 10 या 12 इंटीग्रेशन टेस्ट लिखे होंगे और वो ऐसे लिखे। मुझे एपीआई एक्सटेंड करना था, जैसे कोई एक नया पैरामीटर ऐड करना था, तो बस जहाँ पे पुराने पैरामीटर्स है एपीआई में, मैंने कॉपी एक नया पैरामीटर उसके कॉमा देके ऐड कर दिया, और बाकी जगह सेम सेम रेप्लिकेट कर दिया। कंट्री तुमको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अब लेकिन तुम मुझे बोलते हो कि तुम नए इंटीग्रेशन टेस्ट लिख दो, तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको 10 बार कर दिया है, तो मेरे को आइडिया है। तो तुमको फर्स्ट टाइम नेचुरली तुमको आएगा, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तुमसे। तुमको रिलेटेड कोड देख के तुमको उसको एक्सटेंड ही करना है। ऋतिक, तेरा बता दे, तेरा प्रोजेक्ट कैसे था? मेरे प्रोजेक्ट में बेसिकली फ्लटर की नॉलेज रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने लिखा था, और साथ साथ उन्होंने लिखा था बट डॉकर और नेटवर्किंग के भी कंसेप्ट आने चाहिए थे। तो आई वाज नॉट नो, आइडिया नहीं था डॉकर कैसे काम करता है, तो थोड़ा बहुत सर्च करके पढ़ लिया पोर्ट मैपिंग वगैरह कैसे होती है, और तो काम भर का उसमें आ गया था। और नेटवर्किंग का भी मेरे इसी में है, तो मेरे 5th सेमेस्टर में भी नेटवर्किंग आया है, बट काफ़ी उसके कंसेप्ट लाइक पीयर टू पीयर फाइल ट्रांसफर या बिट टॉरेंट कैसे काम करता है, टॉरेंट कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें सर्च कर करके सीख गए थे। तो ऐसा ही हुआ कि तुमको सारी टेक्नोलॉजी जो रिक्वायरमेंट है उसमें से कोई एक या दो अच्छे से आती हो, बाकी तुम खोज के पढ़ लोगे। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक एक्चुअली कि सबको सारे ही मतलब टेक स्टैक में आते होंगे या, और ये मतलब न्यू आइडिया हाँ बता वो दे, तो क्या क्या, हाँ ठीक है। इंट्रोड्यूस न्यू तो आइडिया। कैसे होता है, जैसे अगर तो तुम सिलेक्ट कैसे करते हो, हम वापस वहाँ पे जाते हैं। तो जैसे प्रपोजल्स के बाद, ठीक, जब प्रपोजल्स आते हैं तब बता देते, मैं तब बता दूंगा, मतलब ये पार्ट चलेगा हाँ ना? हाँ। ठीक है। हाँ, अगर अगर तुम किसी एक नए ऑर्ग में जाते हो, तो जनरली उनमें जनरली रहता है, मेरे ऑर्ग में ट्रू नहीं था, पर मोस्ट ऑफ देम, और सबसे मैक्सिमम ऑर्ग्स में होता है कि वो गुड फर्स्ट इशू, बिगिनर, ऐसे इश्यूज मार्क कर देते हैं। तो तुम पहले उन्हें उठाओ, और ट्राई कर सकते हो उठाने के लिए। और ये कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ वेबसाइट है, तुमको बिगिनर इश्यूज मिल जाएंगे स्टार्ट करने के लिए। तो पीपीटी शेयर हो जाएगी, तो इसको चेक कर लेना। हाँ, तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि जब तुम जीसॉक स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा, या फिर तुम ओपन सोर्स से स्टार्ट कर रहे हो इन जनरल, तुम्हारा सबसे मुश्किल काम रहेगा प्रोजेक्ट सेटअप करना। और इतना बड़ा मेरा प्रोजेक्ट तो बिल्ड होने में 12 मिनट लेता था, तो मैं तो वही बोर हो जाता था कि 12 मिनट तक ये बिल्ड करेगा, मतलब मैं एक लाइन चेंज करता था, फिर वो बिल्ड होने में 12 मिनट लेता था। तो बहुत इरिटेटिंग था मेरे लिए तो। पर मतलब वैसे ही, मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता है प्रोजेक्ट सेटअप करना, बहुत बार ट्रू है, क्योंकि जनरली ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन। हाँ, तुम एक और चीज कर सकते हो, जब तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे आप सेटअप कर रहे हो, तुमको मिला कि जैसे अभिषेक, मेरा बैचमेट जो कर रहा था, तो उसने काफी सारे फ्लॉज ढूंढे थे प्रोजेक्ट सेटअप की, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने ढंग से लिखी नहीं थी। तो उसको प्रोजेक्ट सेटअप करने में कुछ 10 दिन लगे होंगे, और उसने एक लिस्ट ऑफ चीजें बना ली थी जो उसको लगा था कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ये लिखा क्यों नहीं, मैं खुद से ढूंढूं ऐसे। तो उसने बाद में एक पीआर बनाई थी जिसमें उसने वो सारा ठीक कर दिया था, तो उससे मेंटर्स बहुत खुश हो गए थे उसके, कि अपना प्रोजेक्ट मतलब गाइड काफी अच्छी बन गई है। तो तुम ये भी कर सकते हो, जब तुम प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, तुम्हें ढूंढा कि ये मेरे को एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ी और ये डॉक में प्रेजेंट नहीं है, तो तुमने उसकी एक पीआर बना दी। तुम्हारी फर्स्ट पीआर वो भी हो सकती है कि ये जरूरी है डॉक में, पर तुमने डाला नहीं है, मैं डाल देता हूँ ऐसे। Okay, मतलब someone is explain asking what like setting up what for setting. actually. ठीक है। तो जैसे मैं मेरे प्रोजेक्ट का बता सकता हूँ मैं। जैसे तुमने कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, तुम बेसिकली क्या करते हो कि गिटहब पे जाते हो, जैसे एक कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं। मेरा फिनडेक नाम का प्रोजेक्ट था।
तो जैसे तुमने देखा कि तुमको ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, इसका इश्यूज तुम क्या दिखेंगे नहीं, क्योंकि हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो इश्यूज होते हैं वो गिटहब पे नहीं मिलते, वो जनरली अपना एक अलग चैनल रखते हैं जहाँ पे उनके इश्यूज आते हैं। जैसे कोई जीरा यूज करता है, कोई अपना यूज करता है। ये भी ट्रू नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन गिटहब यूज कर रही होती, कोई गिटलैब यूज करती है, या फिर कोई अपना ही पूरा उनका चैनल चलते रहता है दूसरा, तो तुमको वो देखना पड़ेगा। तो जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट था, अब मेरे को सेटअप करना है, तो मेरे से कोई रन फाइल नहीं है ना, जैसे मैं क्या करूँ, इसको EXE फाइल तो नहीं है या फिर कोई बैश फाइल तो नहीं है कि मैं इसको रन करो वो चल जाएगा। तो मुझे इसका कोड पहले क्लोन करना पड़ेगा, जो भी प्रोसीजर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें रहेगी, जैसे मेरे को ये मे भी हो सकता है ये प्रोजेक्ट को रन करने के लिए लोकली मुझे जावा 5.7 चाहिए, सॉरी जावा 11 चाहिए, जरूरी है। मुझे MySQL का 5.7 वर्जन ही चाहिए, ये जरूरी है। ऐसे हो सकता है 10 चीजें हो जो जरूरी है। पर अगर मैंने मेरे लैपटॉप में MySQL का 5.6 वर्जन चला रखा है तो नहीं चलेगा। हो सकता है तुमको ऐसे 10 चीजें और इंस्टॉल करनी पड़े जिसका वर्जन सही नहीं है। डॉकर होगा तो जनरली वो आसान हो जाएगा, पर सारे प्रोजेक्ट डॉकर भी सपोर्ट नहीं करते। तो जैसे मेरा प्रोजेक्ट सेटअप करना मतलब ये था कि मैंने कोड डाउनलोड किया, फिर इसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स थे, जैसे आप इसने यहाँ पे रखा था कि रिक्वायरमेंट ये जावा 11 होना चाहिए, MySQL 5.7 होना चाहिए। तो मुझे इंश्योर करना है कि जब मैं इस प्रोजेक्ट की बिल्ड कमांड रन करूंगा तो मुझे ये पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल्ड होने चाहिए। और फिर अगर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट सेटअप मतलब और एक चीज़ है कि लोकली मैं रन कैसे कर सकता हूँ प्रोजेक्ट को। जैसे मेरा ये बैकएंड है, तो बैकएंड रन होने का मतलब एक API लाइव होना चाहिए। तो मैं API लाइव कैसे कर सकता हूँ मेरे लैपटॉप पे, वो मतलब बेसिकली अगर तुम्हारा एक फ्रंट एंड वेबसाइट है तो फ्रंट एंड वेबसाइट तुम्हारा लोकल होस्ट पे रन होना चाहिए। अगर वो रन हो गया मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अगर बैकएंड है तो बैकएंड API रन होना चाहिए, तो हो गया मतलब प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अगर तो बस एंड्रॉइड सिंपल का है। प्रोजेक्ट है तो तुमको उसको मतलब क्लोन करके अपने उसमें कंपाइल करना है, तो ग्रेडल बिल्ड वगैरह और सब होता है, और उसमें काफ़ी सारे एरर्स भी आते हैं, तो वो धीरे धीरे एरर सॉल्व करना होता है तुम्हें, तो वो काइंड ऑफ सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट होता है। हो सकता है अगर तुमने पहले एंड्रॉइड कर रखा है, तुम्हारे पास एंड्रॉइड इंस्टॉल्ड है तो तुमको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, पर मेरे को तो बहुत मुश्किल हुई थी। जैसे अगर ये मेरा कोड बेस है तो मेरे को कुछ ऐसा कमांड चलानी है यहाँ पे जिससे कि प्रोजेक्ट रन हो जाए मतलब उसका API स्टार्ट हो जाए, या फिर उसकी बिल्ड फाइल बन जाए, जो भी है तुमको जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हारा सक्सेसफुली होता है मतलब प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर तुम कोई चेंज करते हो इस कोड में, तुमको टेस्ट भी करना पड़ेगा ना कि वो चेंज एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट सेटअप इसलिए करना जरूरी है। अगर तुम रीडमी चेंज करो तुमको प्रोजेक्ट सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, तुम कंट्रीब्यूट करने से पहले प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा, वो तो बहुत जरूरी है, जैसे हर एक इसमें ट्रू है। तो ठीक है, तो फर्स्ट इशू सॉल्व करने के लिए तुमको बहुत टाइम लगेगा, ये मान के चलो। हाँ, तो गिव अप मत करना और सिंपल इश्यूज पहले ले सकते हो। हरितिक तो बताएगा इसके बारे में। हाँ, लाइक ऐसा होता था कि हमें लगता था कि जीसॉक करने के लिए बहुत बड़ा कोड बेस पढ़ना पड़ता है। इवन नाइट कैंटीन पे जाते थे, शिवांश सर पूछते थे कि जीसॉक कर रहा है क्या, तो मैं बोलता था कि नहीं सर, औकात के बारे में मेरे। तो फिर उन्होंने बोलता था कि इतना बड़ा कोड देखना ही नहीं है तुम्हें, जो ज़रूरत है वो देखना है। फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट पे जिसमें हमने काम किया उसका बैकएंड तैयार था, तो मेरे को जावास्क्रिप्ट का कोड देखना था कि वो कौन से मतलब बैकएंड पे कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो सेम रिक्वेस्ट हमें अपने फ्लटर एप्लीकेशन से भेजनी थी। तो काफ़ी कुछ हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी देख लिया कि उसका इंटरफेस कैसे काम कर रहा है। तो ये डर अपने दिमाग से निकाल देना कि बहुत बड़ा कोड बेस है और क्या काम करना है हमें मिलेगा नहीं, या पूरा पूरा जानने की ज़रूरत है हमें, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। फन फैक्ट, मेरे को अभी भी नहीं पता मेरा प्रोजेक्ट में आधी फाइल्स क्या करती है, और मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, तो तुमको भी नहीं पता। राइट। हाँ हाँ, तो जो यहाँ पे जो ब्राउज ओपन इश्यूज का ऑप्शन है वो हो सकता है सबका अलग हो। जैसे जैसे मेरे प्रोजेक्ट का जीरा यूज करता है वो, तो तुमको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे जनरली उनके रीडमी होती है, यहाँ पे तुमको सेटअप इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी कि प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है। प्लस तुमको उनका कोई इश्यू अगर कुछ अलग है तो वो मिल जाएगा। और जनरली इनका स्लैक चैनल है कुछ, ये जैसे इसका ईमेल थ्रेड होता है तो कुछ मिल जाएगा कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। तुम डेवलपर्स की ईमेल लिस्ट है वगैरह, तुम ज्वाइन कर सकते हो ऐसे। तो तुम वहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सेटअप करने में दिक्कत आ रही है इस मेलिंग लिस्ट पे। तो ये एक तरीका है, तुमको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस रीडमी में मिल जाएगी। तो ये जैसे जीरा है, यहाँ पे वो प्रोजेक्ट मैनेज करते और इश्यूज मैनेज करते सारे, तो तुमको वो भी दिख जाएगा। हाँ, और तुम बाकियों के PR रिव्यू भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। जैसे मैं कर लेता था क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था तब, अपना ये हो गया था, पैंडेमिक हो गया था। तो
टाइम ही टाइम था। तो मैं बाकियों के पीआर पे कमेंट करके मेंटर्स की हेल्प, जो बाकी लोग जो यहाँ पे ऑर्ग में है ऑलरेडी, उनकी हेल्प कर देता था कि ये ऐसा हो सकता है। तो तुम इसमें बेनिफिट मिलता है अनकंडीशनल, लाइक नोटिसेबल होते हो तुम ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम चैनल पे किसी और की हेल्प कर रहे हो तो। मैं भी जैसे दूसरों के फ्लटर सेटअप या कुछ और एंड्रॉइड में इशू सॉल्व करता था, तो वो दिखता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसा कल्चर बना के रखना कि तुम मेंटर भी कर रहे हो और साथ में अपना भी काम कर रहे हो। ये अभी फेज 2 में है अपन, ठीक है, मतलब अभी तुम जान या फेब में आ चुके हो। ये तो ठीक है, तुम नए इश्यूज भी रिपोर्ट कर सकते हो। जब मैं एक और में ट्राई कर रहा था ओपन ईएमआर नाम से, तो उसमें इश्यूज ही कम पड़ रहे थे क्योंकि वो थे ही नहीं उसमें इश्यूज, तो मैं खुद से रिपोर्ट कर देता था, खुद से सॉल्व कर डालता था। तो तुम वो भी कर सकते हो। और तुम ऐसे अगर तुम अच्छे इश्यूज भी ढूंढ रहे हो तो उससे भी उनका ध्यान तुम्हारे ऊपर जा रहा है कि हाँ ये सही में इसको डेवलप, मतलब इसे कुछ अच्छा करना है अपने आप में। और रोशनी आउटरीच। मंथन, हाँ Vaibhav is asking how to find the issue that I can solve or what is the problem to be solved. अच्छा ठीक है। ये क्या है, फिर से बता दे एक बार। हाउ टू फाइंड द इशू दैट यू कैन सॉल्व। जैसे कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते, एक सेकंड। जैसे ये अभी गिकटोबर से इसमें चल रहा है, ये एक मेन रेपो है। तो इसमें अगर तुमको देखना है कि तुम कौन सा इशू तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम इससे अभी टेक्स्ट तक लिख सकते हो कौन सा यूज कर रहा है। सॉरी, तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जनरली मैक्सिमम CSS और HTML लैंग्वेज यूज कर रही है, तो तुमने ठीक है, सॉरी अभी तुमको दिख जाएगा कि तुम ये इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि तुम थोड़ा बहुत टेक्स्ट का आइडिया है। फिर तुमने इसकी रीडमी पढ़ी और तुमको लगा कि ठीक है प्रोजेक्ट सेटअप मेरे से हो जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कुछ लिखा नहीं, ये हाँ मेरे प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। फिर तुमने देखा कि इसमें कैसे इश्यूज है, तुम यहाँ पे इश्यूज में जा सकते हो। तो यहाँ पे तुमको बहुत सारे इश्यूज दिखेंगे, यहाँ पे लेबल रहेगा वो गुड फर्स्ट इशू या ऐसा कुछ। तो तुमने देखा कि ये एनहांसमेंट इस कैटेगरी में आता है, हो सकता है कोई जैसे इंटीग्रेशन टेस्ट और टेस्ट कैटेगरी में आता हो। और जनरली आप जैसे हार्ड लेवल भी है, मैक्सिमम वैसे हार्ड लेवल तो नहीं देंगे, पर ऐसे गुड फर्स्ट इशू तुमको मिल जाएगा। तुमने फिर गुड फर्स्ट इशू खोला कि ऐसे कि कैन आई वर्क ऑन दिस इशू। जनरली यही ट्रेंड होता है कि तुम कमेंट करते हो कि मैं इस इशू पे काम करूँ क्या। फिर जनरली जो मेंटर रहेगा, यहाँ पे श्रेयस मेंटर है, उसने बोल दिया कि हाँ तुम काम कर सकते हो। फिर तुम यहाँ पे नीचे और हेल्प भी मांग सकते हो उनसे कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं करते आ रहा है, इसमें हेल्प कर दीजिए, मैं इतना तक पहुंचाऊँ। फिर तुम जब ये सॉल्व कर देते हो, तुम वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट बना सकते हो। इशू सॉल्व करने के बाद पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर दो, पुल रिक्वेस्ट मर्ज जाएगी तो इशू क्लोज हो जाएगा और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा सॉल्व में। ऐसे तो ये जनरली इशू ढूंढने का तरीका होता है। तुमने प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, फिर तुमने प्रोजेक्ट में ओपन इश्यूज देख लिए कि कौन से। अगर तुम चाहोगे तो तुम यहाँ पे न्यू इशू भी क्रिएट कर सकते हो। अगर तुमको लगे कि ये इतने इसमें तो नहीं है, पर मैंने जब प्रोजेक्ट मेरा सेटअप किया था तो मुझे एक ये दिखा कि ये यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर बग है, तो मैं इसको एज ए न्यू इशू क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर जनरली मेंटर्स उनको रिव्यू कर देते हैं कि इशू वैलिड है कि नहीं है, और तुमको असाइन कर देंगे। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इशू ओपन करने की भी लाइक गाइडलाइंस होती है, टिकट ओपनिंग करनी पड़ती है ना मंथन। हाँ हाँ, तो वो जनरली, के बाद तुम करो। हाँ मतलब एक बार पढ़ लेना कि एक बार रीड में अच्छे से गो थ्रू कर लेना, तुमको जो भी होगा रीड में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे तुमको असाइन होता है इशू, तभी तुम सॉल्व करना। ऐसा मत करना कि तुमने कोई इशू देखते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि तुमको वो असाइंड ही नहीं था, पर फिर भी ये करोगे तो गलत है, क्योंकि तुमने पीआर बना भी ली तो बहुत हो सकता है कि तुमको क्लोज कर दे तुम्हारी पीआर, कि कोई और उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। तो जनरली ओपन सोर्स में पोलाइट रहना ही चाहिए। और कुछ? ठीक है, तो और क्या मतलब, और कुछ है ऋतिक? नहीं, रोशनी स्क्रीन शेयर कर देगी क्या तू? हाँ ठीक। ओके, तो आउटरीच का क्या है बेसिकली? हाँ, डायरेक्ट एलिजिबिलिटी पे आते हैं। पहले तो होना चाहिए कि हाँ रोशनी कंटिन्यू। ओके, हाँ, एक्सेप्ट मेल जेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर तुमने एक बार भी आउटरीच की इंटर्न की हुई है या फिर आउटरीच प्रोग्राम फॉर वुमेन ऐसा ज्वाइन किया हुआ है, एक बार भी मतलब पूरी इंटर्न फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू वेरी एंड अचीव कर चुकी है पूरी,
तो तुम्हें मतलब तुम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते अभी। ऑल्सो इफ गूगल समर ऑफ स्कूल में अप्लाई कर दिया तुमने और एज एन इंटर्न सेलेक्ट हो गए तो भी तुम आउटरीच में अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेफ कंडीशन क्या रहेगी कि अगर तुम लीव कर रहे हो तो लीव मत करना, ओके मंजन क्योंकि बता दो लोगों को कि प्रदीप सर और शिवान सर आ रहे हो, तुमको एज अ मेंटर क्या देखता है बताने वाले, तो अगर तुम जीसॉक वाले भी हो तो लीव मत करना। हाँ बोलना, क्या हो गया? हाँ रोशनी कंटिन्यू। हाँ ओके। तो तो डायरेक्ट टाइमलाइन पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ऑल्सो ये एक चीज होती है कि आउटरीच जो है साल में 2 बार होता है। एक विंटर में होता है जो अभी दिसंबर टू फेब में ऐसे चलेगा, और एक होता है मई टू अगस्त में। तो इंडिया को बेसिकली ये लोग कंसिडर नहीं करते कि विंटर साइड में अप्लाई करें, बट यू कैन ट्राई ऑलवेज। तुम दे सकते हो, सेलेक्ट हो या ना हो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इसका होल प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है जीसॉक से। पर इसमें स्टार्ट में क्या करना रहता है कि तुम्हें ऐसे लिखने होते हैं, 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनिशियल एप्लीकेशन जब ओपन होगा। तो इसमें 4 लंबे लंबे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें पूछा जाएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है तुम्हारे लिए इस मतलब इस स्कॉलरशिप की, या फिर जो भी ओपन सोर्स प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस तुम्हारे लिए क्या है, और अगर तुम्हें मिलेगा तो तुम क्या करोगे, नहीं मिलेगा तो कैसे अफेक्ट करेगी वो चीज़ें। तो ये सब ऐसे में ये सब क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारे मोरल वगैरह चेक करने के लिए होते हैं। फिर बेसिकली ये वाला जो राउंड है वो सबका क्लियर हो जाता है until unless तुम्हें डेट की जिस टाइम तुम फ्री हो, और कंसेक्यूटिव अगर तुम अराउंड मेरे को लगता है 60 डेज होना चाहिए, एक मार्जिन रख के चलना चाहिए। जो तुम टाइम लाइन उसमें प्रोवाइड करो वो लोग डेट मार्जिन देंगे तुम्हें एंटर करने के लिए। तो वो तुम्हारी 60 डेज रफली कवर करनी चाहिए कंटिन्यूसली हमेशा, मतलब और जिनकी 60 डेज की लिमिट से कम होती है, मतलब मेरे और भी लोग थे जो अप्लाई किए थे, तो फिर वो लोग मुझसे पूछे थे कि क्यों है ऐसा। तो एप्लीकेशन में कैसे निकाल देते हैं, तो वो बोल रहे थे कि कंसेक्यूटिव डेज कम होने के कारण ऐसा होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि इवन इफ तुम्हारे कॉलेज के इश्यूज के कारण तुम्हारे पास कम डेज है, लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना कि 5 कंसेक्यूटिव डेज का मार्जिन प्रोवाइड करो कि वहाँ तुम अवेलेबल हो उतने दिन के लिए। फिर इनिशियल एप्लीकेशन हमेशा फिर हो ही जाता है अप्रूव। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। ये सिमिलर होता है जीसॉक या किसी भी ओपन सोर्स प्रोग्राम के जैसा ही, लाइक हमें प्रोजेक्ट लिस्ट मिलेंगे और फिर या ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे और फिर प्रोजेक्ट लिस्ट मिलेंगे, और वैसे ही पर्ची करना होता है, सब चीज़ सारे मेंटर्स से कनेक्ट करना होता है और प्रोजेक्ट जो भी चूज करना होता है, सारा प्रोसेस पूरा सिमिलर होता है। फिर आता है फाइनल राउंड, फिर प्रपोजल सबमिशन होता है सेम एज जीसॉक। तो या तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी बाद में हम प्रपोजल की लिस्ट दे देंगे, तो उसमें क्या क्या, हाँ बेसिकली प्रपोजल में तुम्हारा इंक्लूड करना होता है कि तुम्हारी पूरी टाइम लाइन, इफ तुम सिलेक्ट होते हो एज एन इंटर्न, तुम क्या क्या प्रोवाइड करते हो ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब तुम किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हो, सब बताना पड़ता है। अभी प्रपोजल के एग्जांपल दे देंगे सामने जिसका लेकिन उसमें पर बोल दो कि हाँ तुम कर रहे हो या हाँ ठीक है। नेक्स्ट। या हाँ, तो ये बेसिकली पूरा जो आउटरीच का होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू वेरी एंड। इनिशियल एप्लीकेशन जिसमें ऐसे और राइटिंग होती है, सेलेक्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन पीरियड के लिए कि तुम एप्लीकेबल हो तुम ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट लिस्ट चूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिर प्रपोजल देना होता है एंड वेट करना होता है। यही सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
नेक्स्ट। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आउटरीच यहाँ पे पूछ लो। वो क्या ये? हाँ रोशनी एक्सप्लेन। तूने ऐड किया ना तो। अच्छा ओपन सोर्स ये नहीं मैंने ऐड किया था। नहीं, ये बात होती है कि अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो या कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो अच्छा, तो हाँ, ओपन okay. सोर्स कंट्रीब्यूशंस को देखते हैं, तो एम्प्लॉयर रेफरल्स के जितना ही हाँ, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस का भी पावर होता है। ऐसा। Right. अभी कुछ प्रपोजल्स देख लेते हैं। जैसे मेरे को बताना था कि अपना प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूंगा, ऋतिक अपना बता देगा। तो ये तुमको प्रपोजल भी मिल जाएंगे सारे कि हमने सबने कैसे प्रपोजल्स दिए थे। तो जैसे मेरा प्रपोजल था, तो मैंने कुछ पर्टिकुलर इश्यूज थे, जो बड़े इश्यूज थे उनको प्लान करने सॉल्व करने का बोला था। तो उसमें जो 3 और 4 इश्यूज थे, ये एक्चुअली उनके इशू लिस्ट में नहीं थे। जैसे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रोजेक्ट कुछ अपने साइट पे कुछ रिलीज करते कि वो किस टाइप के इश्यूज सॉल्व करवाना चाहती है। जैसे मतलब तुम जब थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तुमको एक लिस्ट ऑफ ये मिल जाएगी। अभी अभी क्योंकि प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं देखी, अभी हम खत्म कर चुके हैं जीसॉक का पीरियड। तो जब तुम जीसॉक का टाइमलाइन में जब वो इस स्टेज पे होंगे, जब तुम फेज 2 में रहोगे, तुमको यहाँ पे व्यू प्रोजेक्ट्स में एक बटन आएगा कि कौन से प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करना चाहती है। लिस्ट थी, तो उसमें से 1 और 2 उस लिस्ट में था, पर 3 और 4 नहीं था। तो मैंने खुद से जब मैं काम कर रहा था, मेरे को लगा कि 3 और 4 इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये काफी अच्छा फीचर हो सकता है। तो मैंने 3 और 4 उनको खुद से प्रपोज किया था इंप्लीमेंट करने का। तो तुम ये भी कर सकते हो। जनरली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो हो सकता है ओपन हो या ना हो, पर जनरली ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर लेती है अगर तुम कुछ अच्छा उनको प्रपोज कर रहे हो तो। हाँ, इसने तो यहीं पे रख के रखा है। तो ये प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हो, और इन प्रोजेक्ट्स में भी कुछ सब प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब और के अंदर प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। जो प्रॉब्लम, तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तुमको ऐसा प्रॉपर प्रपोजल बनाना होता है। तो प्रपोजल में जनरली ये तो तुम सबसे पहले मेंशन करते हो कि डिटेल्स क्या क्या प्रोजेक्ट की, तुम क्या करने वाले हो। तो पहले जनरली तुम इस फॉर्मेट में देते हो कि टारगेट क्या है तुम्हारा, तुम कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। और इसके बाद तुमको एक टाइमलाइन देनी होती है। ये सिर्फ अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं कौन सा प्रॉब्लम है और मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, मेरा प्लान क्या है और अभी करंटली वो किस स्टेट पे है, अभी तक वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कि तुम इसे टाइमलाइन देते हो उनको कि मैं किस वीक में क्या करूंगा, जैसे फर्स्ट वीक में क्या होगा, सेकंड वीक में क्या होगा, तुम हर वीक का अपना प्लान बताते हो। टाइमलाइन अभी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जरूरी नहीं है कि तुम इसी के हिसाब से चलोगे सिलेक्शन के बाद। ये काइंड ऑफ ओवरव्यू है कि तुम हर काम को मतलब वीक्स में कैसे बांटोगे, कैसे इसको ब्रेक करोगे। अभी प्रदीप से बताएंगे तुमको कि तुम कैसे एक्चुअली टाइमलाइन को लिख सकते हो, क्योंकि वो मेंटर रह चुके तो वो रिव्यू करते हैं। बेसिकली टाइमलाइन है, तुम पूरा उनका प्लान बताते हो कि तुम कैसा प्लान कर रहे हो, फिर तुम थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन दो कि तुमको क्यों लेना चाहिए, और थोड़ा अपना इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा टाइम जोन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर प्रीवियसली और कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रखे तो तुम उनको भी मेंशन कर दो, तो कभी भी वो तुमको लगेगा कि ठीक है, मतलब इसको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। तुम ये सब कर सकते हो, तुमको ये सारे प्रपोजल शेयर हो जाएंगे, तो तुम उससे एक आइडिया ले सकते हो तुमको प्रपोजल कैसे बनाना है। और तुम अपने सीनियर्स के प्रपोजल एडिट भी कर सकते हो, हमने भी वही किया। लाइक मैंने अपना प्रपोजल ये ऊपर जितने नाम है उनसे ही मिल के बनाया है। हाँ, इन सब ने किया था, और फिर मैंने शिवान सर का उठाया था और उनका एडिट किया था। फिर शर्मा सर ने मेरे को स्टाइल डिजाइन करके दिया था, इसमें जो कलर वलर डाले। ओके, डिज़ाइन आई थिंक इतना मैटर करता नहीं है, करता है क्या? शर्मा सर को मंथन भेजा के था, लिए उन्होंने खुद करता हूँ। से करके दे दिया। उसकी उसकी बहुत ज्यादा बेकार, उसकी बहुत बेकार है। तो बिल्कुल मेरे को बस लेआउट भेज वगैरह दिया था, बहुत उन्होंने बढ़िया। डिजाइन करके रिटर्न किया था मेरे को। हाँ, हाँ ठीक है। ओके। तो ऋतिक मेरा ये मेरा देखो। वाला खोलना, क्योंकि डिजाइन में लोगों को कंफ्यूजन मतलब मेरे में भी वही चीज़ है, ओवरव्यू ही है। प्रपोजल और के लिए पढ़ेंगे कंफ्यूजन सब लोग। ठीक है, ठीक है। तो रोशनी तेरा भी नहीं खोलना? खोल देते हैं। मैं कुछ बता दूँ। डिज़ाइन का अलग है ना, रोशनी का खोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा ओके, तो अलग है। इसमें ये होता है कि फुल और या मतलब फुल पुश रिक्वेस्ट नहीं होती, या तो इसमें एक एक कंट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं कि एज अ कमेंट काउंट होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता होगा। तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये था कि मतलब कैसा पे के रोशनी बारे तेरी में बताना था, और वॉइस हर चीज। अब आ रही है? हेलो? हाँ हाँ बोल। हाँ, okay.
सीधा वो टाइमिंग पे जाना नहीं है। तो एक एक मतलब हर एक सिंपल, जैसे अगर कोई भी ऐसे अप्लाई करोगे तो मतलब डिज़ाइन के फील्ड ओपन सोर्स में, तो कोई भी बहुत अच्छा मतलब कोई किसी में भी तुमने थोड़ा सी पॉइंट मतलब इन्वॉल्व किया और मतलब अपने कोई भी कॉन्सेप्ट डाले होंगे या फिर किसी के मतलब कोई भी नया आइडिया दिया होगा तो उसकी गेटहब लिंक प्रोवाइड करना और उसका बेसिकली पूरा ओवरव्यू देना है। याद रखना कि ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इशू हाँ गेटअप पोस्ट कर दिया है तो लोग गेटअप पे मतलब उस लिंक पे जा जाके पर्सनली मतलब मेंटल रिव्यू नहीं करेंगे, उन्हें सीधा एक सिंपल मतलब इजी वे प्रोवाइड करना है, तो फिर नीचे आना टाइम। हाँ, एक पॉइंट रह गया था जो मैंने कवर नहीं किया कि तुमको पहले से ऑर्ग में कंट्रीब्यूट करना जरूरी है क्या। तो जैसे मैंने कुछ 10 पीआर कर रखी थी पहले से, सबका अपना अपना होगा। तो अगर तुम्हारे ये 10 पीआर नहीं हो गए तो अगर तुम्हारा उनसे इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है तो वो तुमको कोई अलग प्रेफरेंस नहीं देंगे कि एज इफ जैसे अगर किसी और बंदे ने भी सेम इस पे अप्लाई करता है सेम प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरे पास कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है जिससे मुझे सिलेक्ट कर लेंगे वो। जनरली पीआर होना एडवांटेज है, ये रूल नहीं होता है। हर कुछ ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि वो इनिशियली कंट्रीब्यूशन होंगे तभी वो प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, और कुछ का रूल नहीं भी होता है। तो जनरली इसका मतलब क्या, अगर तुमने ऑलरेडी ऑर्ग में कंट्रीब्यूट करके रखा है तो, या फिर कुछ पीआर तुम्हारे ऑर्ग में है तो, कि तुमने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, तुमको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का आइडिया है और फिर तुमने एक प्रपोजल लिखा है, तो तुम खुद से पर्सनली भी सोचोगे तुम इसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे ओवर जो ऐसा बंदा है जिसने प्रोजेक्ट भी सेटअप नहीं किया ना, अब तक एक भी पीआर बनाई है और सीधा वो कंट्रीब्यूट करने आ गया, सीधा वो जिसअप करने आ गया। तो जनरली अगर तुम एक कंट्रीब्यूशन करते हो 5 से 10 भी कर लेते हो, तुम्हारा चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कंपेयर टू जब तुमने कुछ भी उस ऑर्ग में नहीं करके रखा। शिवान सर और प्रदीप सर लेंगे। हाँ। रोशनी तो कुछ ऐड करना है नहीं हो गया, आउटरीच के बारे में? हो गया, ठीक है वो लोग पढ़ लेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ओके, सो बेसिकली आई थिंक जो मेजर एरियाज है वो तो इन लोगों ने कवर कर लिए होंगे, बट नाउ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बीइंग अ मेंटर अंदर की जो कुछ चीजें हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो ज्यादा मैटर करते हैं व्हेन यू अप्लाई फॉर जीसॉप, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट जो कि मंथन ने ऑलरेडी मेंशन हल्का सा किया कि तुमको अपना जो प्रपोजल है उसमें कुछ चीजें खुद से भी डालने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली क्या होगा कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो तुमको ऑलरेडी एक पॉइंट सेट ऑफ टास्क देते हैं जिस पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम प्रपोजल बनाओगे, राइट। बट होगा क्या कि क्योंकि वहां पे बस थोड़ा सा राइटिंग स्किल्स वाला फैक्टर भी आता है, तो वो जेनरिक जो पॉइंट्स है वहां पे सब लोग ऑलरेडी एक अच्छा खासा कंटेंट लिख देंगे कहीं कहीं। ठीक है, उसको कैसे करना है क्या करना है वो जो जनरल पॉइंट्स हैं वो एक अच्छा खासा 4-5 लोग ऑलरेडी कवर करके रखेंगे। तो स्पेशली मंथन के प्रपोजल जब मैंने रिव्यू करा था तो उसमें एक बहुत बड़ी बात यही थी कि उसने खुद से कुछ चीजें डाली थी। हम लोग ने भी जब डाला था अपना प्रपोजल तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने खुद से डाले थे, और वो पॉइंट्स खुद से डालने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम प्रोजेक्ट को सेटअप करो और तुम्हारे उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। क्योंकि इंटरनली होता क्या है कि बस एक सिंपल सा डिस्कशन चल रहा होता है कि ये मेट्रिक्स हैं, इनमें बच्चों को रेट करना है और ओवरऑल जो फिर एक अच्छा लगता है उसको पिक कर लेंगे। तो प्रपोजल तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट उसके सामने एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर आता है वो कंट्रीब्यूशन आता है। एंड कंट्रीब्यूशन में भी क्वालिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन, लाइक अगर तुमने सिर्फ कुछ 5 या 10 पीआर लगा रखी है जो कि बहुत सॉलिड है, जिसमें काम बहुत अच्छा है, जिसमें तुम्हारा डिस्कशन अच्छा हो रखा है मेंटर्स के साथ, तुमने भी कुछ पॉइंट पे मेंटर्स को चैलेंज किया है, उनको वो चीज पसंद आती है कि अगर वो किसी चीज को पे कोई पॉइंट बोल रहे हैं तो तुम उनके साथ अच्छे से डिस्कस करो। ये नहीं कि तुम क्योंकि बस वो मेंटेनर है तो तुम उनके साथ अग्री कर रहे हो। अगर तुमको लग रहा है कि कहीं पे कुछ चीज ऐड हो सकती है या रिमूव हो सकती है तो तुम उनके साथ वहां पर डिस्कस करो, भले वो चीज बाद में ऐड ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स एक जो इनिशियल इंप्रेशन बनाएंगे तुम्हारा प्रपोजल रिव्यू करने से पहले किसी भी मेंटर के दिमाग में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेकेंड चीज ये कि जब भी तुम अपना ऑर्गेनाइजेशन पिक करोगे तो उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा कि मुझे इस फॉर्मेट में प्रपोजल चाहिए। मेक श्योर उसका हर पॉइंट तुम कवर करो, क्योंकि लाइक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, जब भी मैं प्रपोजल रिव्यू करता था तो अगर कोई सेक्शन मिसिंग है या फिर कोई पर्टिकुलर आइडिया मिसिंग है जो कि उसने नहीं लिखा कि इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो मैं डायरेक्टली उसको नीचे कर देता था उस प्रपोजल को।
सर आवाज कट रही है थोड़ी आपकी। तो वो इंटरव्यू लेगी, एक दो और। तो अगर तुमको ऐसा कुछ पता चले तो टेक्निकली भी थोड़ा बहुत रिवाइज वगैरह करके जाना, क्योंकि जैसे ही अगर तुम्हारा प्रपोजल शॉर्टलिस्ट होगा तुमको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। सर वो I think- इंटरव्यू वाला वापस बता दीजिए, आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा रहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं जो कि इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाती हैं। जैसे कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है मीफॉस, कि हम कुछ क्या कुछ को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसके बाद उनमें से इंटरव्यूज होते हैं, ताकि हमको ये आइडिया लग सके कि टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स इवैल्यूएट करने का अलग अलग तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन का। कई तुम्हारे पूरे कंट्रीब्यूशन पे जाएंगे, ठीक है, काफी तुम्हारे प्रोफाइल देखेंगे, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरव्यूज लेंगी। तो ये चीजें पहले से पता करके रखना कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पूरा फ्लो होता है, और उसके हिसाब से प्रिपेयर करना, राइट। और सर वो क्या कहते हैं, लड़कियां अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो लड़कों का चांस कितना है कटने का, ये इम्पोर्टेंट है सर बता। मेरे हिसाब से ये जीसॉक में तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट इज कि जब तुम लोग बात करते हो कंपनी वगैरह में ना ये सब चीज होगा, तो हाँ वहां कंपनी पे में भाई रेशियो मैटर रहता है, तो उनको मेंटेन करना हाँ रेशियो मैटर करता है, रेशियो मैटर करता है। बट देखो पॉइंट क्या है ना कि पर्सनल और अच्छी घटना पे आधारित है कि लोगों का ऐसे कट जाता है कि अगर लड़कियां करती हैं तो। ये सुनो सुनो सुनो, ये होता क्या है कि ज्यादातर ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है ना जो जीसॉक में आती हैं, ये नॉन प्रॉफिट रहती हैं। ठीक है, जैसे मेरी भी है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी पूरी। तो इनके साथ होता क्या है कि इनका जो मेन काम होता है, तुम इनकी रिपोजिटरीज उठा के देखोगे ना, तो इनका जो स्पाइक आता है काम पे, वो जीसॉक और तुम्हारा कोडेन के टाइम पे ही आता है। ठीक है, तो तुमको ये चीज दिमाग में लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। अगर तुम क्वालिटी काम कर रहे हो तो वो तुमको वहीं पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनको उसी पैच में अपना काम करवाना है। ठीक है, तो ये चीज तो मत ही लो दिमाग में। ठीक है सर। एक पॉइंट सर, बस, तुम लीव मत करना कोई भी, अगर तुमको आउटरीच के डाउट्स है। रोशनी एंड में सबके डाउट सॉल्व करने वाली है पर्सनली, तो तुम इस मीट में रहना अगर तुमको आउटरीच से रिलेटेड डाउट्स है तो। पीजी सर कुछ बोल अच्छा, एक चीज और। हाँ सर, कुछ बोल रहा हूँ। हाँ सर। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, बोलो। एक चीज और जो मैं कई बार ऐसा कई लोग मेरे से पूछते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या पिक करनी है। ठीक है, क्योंकि 3 प्रपोजल डालने रहते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी पिक करते हैं। तो मैं तो पर्सनली ये सजेस्ट करता हूँ कि एक पे प्रॉपर फोकस करो। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसपे तुम हल्का सा गैम्बल खेलोगे कि ठीक है ये तो मोस्ट प्रॉबेबली सेलेक्ट हो ही जाएगी, और इसके प्रोजेक्ट में मैं ट्राई करूंगा कि मैं फर्स्ट या सेकंड नंबर के कंट्रीब्यूटर पे रहूं। ठीक है, उसके बाद प्रपोजल वगैरह बनता रहेगा। एक सेकंड पे थोड़ा थोड़ा बेसिक काम करते रहो, खुद को इंट्रोड्यूस कर दो, जब फ्री टाइम मिले तो वहां पे कुछ काम कर दो, क्योंकि जब तुम कंट्रीब्यूट कर रहे होगे तो कई बार ऐसा होगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या काम करें, या फिर इश्यूज नहीं मिलेंगे, तो दूसरी जगह पे करते रहो। और तीसरा प्रपोजल ऐसी जगह में डालो मेरे हिसाब से जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, जो या तो नई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि लोग कंट्रीब्यूट नहीं करके रखते हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पे वो प्रपोजल बेसिस पे ले लेता है। तो एक अच्छा खासा प्रपोजल बनाओ। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं कि बिना कंट्रीब्यूशन के प्रपोजल के बेसिस पे भी हुआ है कई लोगों का। तो थर्ड प्रपोजल ऐसा रखने का ट्राई करो। प्रदीप सर कुछ बोल रहे थे। हाँ मतलब मैं यही कह रहा था, जैसे शिवांश ने जो अभी टॉपिक टच किया एंड में कि तुम्हारा जो प्रपोजल होना चाहिए, तो एक ऐसा प्रपोजल होना चाहिए जो तुम्हारी ऐसी ऑर्ग में हो जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो कंपटीशन है वो ऐसे लोगों के साथ में है जो उस ऑर्ग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन किसी और जो जगह पर नहीं है, तो तुम्हें अपने पीयर से कंपटीशन करना है। तो यही होना चाहिए कि तुम्हारा जो प्रपोजल है वो बाकी लोगों से बेटर होना चाहिए। तो ऐसे जब मैं प्रपोजल अपना रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा था कि कुछ प्रपोजल काफ़ी ज़्यादा बेकार थे। मतलब उसमें उनको पता ही नहीं था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक कुछ भी हवा नहीं थी। तो ऐसे प्रपोजल सीधे मना हो जाते हैं। और हर किसी और का अपना अपना होता है, लेकिन ज़्यादा ऑर्ग में ये रहता है कि सबके सब मेंटर्स लोग मिल करके हर एक जो प्रपोजल को अपना स्कोर देते हैं कि ये वाले जो प्रपोजल का इतना स्कोर है। उसके बाद में एंड में कुछ मीटिंग्स वगैरह करके वो लोग फाइनल करते हैं जितने उनके स्लॉट होते हैं उसके हिसाब से। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा पर्टिकुलर जो जैसे तुम्हारा कुछ जैसे हर एक किसी प्रोजेक्ट में कुछ तरह इश्यूज वगैरह होते हैं, तो तुम्हारा इश्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जो बाकी किसी का हो सकता है कि तुम्हारा उसकी वजह से भी कट जाए। तो ये भी तुम थोड़ा फोकस करना कि तुम्हारा जो जिस किसी इश्यू के ऊपर या जिस किसी प्रोजेक्ट के ऊपर तुम अपना प्रपोजल बना रहे हो, तो वो अच्छा प्रायोरिटी वाला टॉपिक होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि मान लो उनके पास सिर्फ 2 ही स्लॉट हैं और
4-5 उनके कुछ होते कहते इश्यूज थे और तुमने कुछ नीचे वाला इशू उठा लिया, तो वो ऐसे लोग को प्रायोरिटी देंगे जिनका इशू ज़्यादा प्रायोरिटी पे है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो काफ़ी अच्छे से कवर कर ही दिया है शिवांश ने। और बाकी ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा मेरे को। बस ये है कि अपना प्रपोजल पे ही ध्यान रखना, क्योंकि वही मेन चीज़ है, और अपने मेंटर से थोड़ी सी रिलेशन अपने अच्छे बना के रखना, क्योंकि मतलब कोई अच्छे से कंट्रीब्यूशन करना है, ऐसा नहीं कि बस करने के लिए कर रहे हैं। और ज़्यादा कंपटीशन वाली जगह पर भी मत जाना, कहीं ऐसा लगे कि वहाँ पर पहले से कई सारे लोग ऐसे हैं कि 20-30 कंट्रीब्यूशन करके बैठे हुए हैं, और तुम उसमें मार्च के टाइम पे अगर तुम वहाँ पे एंट्री करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि तुम इतना जल्दी उनको कवर अप नहीं कर पाओगे। तो ऐसी जगह पे ना करना ही बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 30 कंट्रीब्यूशन वाले लोग को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे रादर देन यू। सो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इनकी जितनी भी गाइडलाइंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी चीजें वो फॉलो करते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कहीं पे भी मिसबिहेव करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत तोप हूँ और मेरे को तुम लोगों से ज्यादा आता है। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे में एक एग्जाम्पल था इस साल जिसका प्रपोजल काफी अच्छा था, कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफी अच्छे थे, पर क्योंकि वो ये वाला फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट था उसका, तो उसको हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया था। तो ये चीजें भी बिल्कुल मत करना। हेल्दी तरीके से हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करो वहां पे और जितना हो सके कंट्रीब्यूट करो। अभी तो लॉकडाउन है, तुम्हारे पास 2 महीने हैं, काफी अच्छा टाइम है वो काम करने का। तो बस एक साइड से लग जाओ अगर तुम्हारा वो एम है। और एक चीज़ और, अभी हमारे ऐसे मेंटर्स वाला जो होता है मेलिंग लिस्ट, उस पर कई सारे जीसॉक के बाद भी ऐसे इशू आते थे कि देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कम्युनिटी है कि उसमें आपसी मतलब इंटरेक्शन और बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो कई बार ऐसा हुआ था कि मेलिंग लिस्ट पे ऐसे मेल आते थे कि हमारे स्टूडेंट ने पहले तो प्रपोजल काफ़ी अच्छा बनाया, उसके बाद में उसने काम करना छोड़ दिया, और मतलब उन्होंने कई बार कनेक्ट किया तो वो कनेक्ट नहीं हुआ, ये वो। तो सिर्फ इसलिए मत करो कि तुम्हें सिर्फ जीसॉक का टैग चाहिए। जीसॉक का टैग तुमको तभी मिलेगा जब अपनी इवोल्यूशन पास करोगे और उनके साथ अच्छे से रिलेशन बना कर रखोगे। तो यही है कि ओपन सोर्स ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ जीसॉक के लिए करना है या फिर पैसे के लिए कर रहे हो। ये वो तुम्हारी कम्युनिटी बॉन्डिंग आती है। तो अगर आज भी अगर मैं देखूं तो अगर मतलब कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनसे जब भी बात होती है तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमने साथ में ऊपर। तो ये कम्युनिटी वाली बात काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे। उनके मतलब जो भी उनकी गाइडलाइंस होती है उनके हर्ट हो कि मतलब तुम कुछ भी पीआर बना रहे हो, तुम पीआर के ऊपर एकदम से कंट्रीब्यूशन करना ही बंद कर दिया तुमने अपने अपने जीसॉक के बाद में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मेंटर्स के ऊपर नेगेटिव, और खासकर इंडिया वाले स्टूडेंट्स जो हैं इनका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है अभी हाल फिलहाल में। तो मतलब ऐसा कुछ मत करना कि जिससे कम्युनिटी गाइडलाइंस थोड़ी हर्ट हो। तो बस यही है। एग्जैक्टली। वो जो कम्युनिटी तुम्हारी बनेगी, वो जो तुम्हारे मेंटर्स होंगे वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में होंगे, काफी काम कर रहे होंगे। तो जैसे हम लोग की आज तक अपने मेंटर्स से बीच बीच में बात होती रहती है, कभी भी कुछ काम होता है। तो ऐसा जरूर एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना अगर तुम सेलेक्ट होते हो। और फायदा भी होता है सर, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट अभी खत्म हुआ है और मेरे को मेंटर ने कहा है कि तुमको एक कंपनी से फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मतलब इसी प्रोजेक्ट के बेस पे काम दिला देंगे, तो वो पेड प्रोजेक्ट रहेगा। तो इसलिए जुड़े रहना। फायदे का तो बेस्ट एग्जांपल मंथन है भाई, अपाचे में प्रॉपर कंट्रीब्यूटर ऐड हो चुका है मंथन। हाँ, वो मेंबर बन भी, गया। और जो मेरा मेंटर था जो गूगल में काम करता है, तो उसने से बोला था कि वो रेफरल दे देगा मुझे गूगल के लिए जब भी मेरे को रिक्वायर्ड है। तो तुम अगर तुम्हारे मेंटर से काफी अच्छी जगह जॉब करते, तुमको जॉब रेफरल्स भी काफी मिल जाएगी उनके थ्रू। इस साल तो बिल्कुल सही मंथन बात है। और कनेक्ट जैसे प्रोग्राम अब शुरू हुआ है ना, हाँ बोलो क्या? बोलो। एक गूगल कनेक्ट प्रोग्राम शुरू हुआ है ना कि जी सब करने के बाद रेफरल्स के लिए। नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। जीसॉक के बाद रेफरल तो मतलब मिल ही जाता है, उसमें अलग से एक फॉर्म आता है तो वो फिल कर दोगे तो जीसॉक के बाद रेफरल वो तो हर किसी के लिए है। ओके। और मतलब ऐसा है कि मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, तो जैसे मेरी और शिवांश की जो ऑर्ग है वो शायद से अभी इंडस्ट्री में नहीं है, वो सिर्फ ओपन सोर्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इतनी सारी ऑर्ग्स जो आई हैं वो उनका ऐसा है कि उनका कहते हैं इंडस्ट्री में काम भी है। तो मैं ऐसे एग्जांपल्स दूं, जैसे परकोना हो गया, मॉजिला हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और वो उसी जगह फुल टाइम नौकरी कर रहे हैं अभी। तो ऐसा नहीं है कि तुमको उससे बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तुम्हारे मेंटर्स अगर, क्योंकि तुम्हारे मेंटर्स लोग पहले से कहीं काम कर रहे हैं, वो तुमको रेफरल वगैरह देंगे। और मैं अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जो अभी यूएस की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं अपने घर से बैठ करके, और काफ़ी अच्छा पैकेज है उनका। तो ऐसे परकोना हो गया और तुम्हारा मॉजिला हो गया, जुलिप हो गया, ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे ऑप्स हैं जो इंडस्ट्री में पहले से बहुत अच्छा नाम कमा चुकी हैं। और अगर तुमने उसमें, अगर तुम्हारा जीसॉप का स्लॉट अगर तुम्हारा होता है, अगर तुम उसमें सेलेक्ट होते हो
तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि तुम उसमें फुल टाइम पा सकते हो और अच्छे से अपना अभी से करियर अपना बना सकते हो। तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा प्लेसमेंट होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख लो, माइक चालू करके बोल सकते हो, वरना लीव कर सकते हो थोड़ी देर, बस 5 मिनट। आउटरीच वाले रुक जाना, बस रोशनी एंड में सबको बताएगी, गाइड करेगी थोड़ा जो स्पेसिफिक आउटरीच के डाउट्स हो। अच्छा मंथन, सेटअप वाली चीज बता दिया ना? क्या सर? सेटअप इनिशियल स्टार्ट और सेटअप वाला, लाइक अच्छा ठीक है, एक लास्ट पॉइंट से रैप अप करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इनिशियली जब स्टार्ट करोगे ना, तो इतने बड़े बड़े कोड बेसेस काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग लगेंगे, समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि तुम इनिशियल प्रोजेक्ट को सेटअप करो अपने लोकल सिस्टम पे। अगर तुमने वो कर लिया तो बिलीव मी 50% काम तुम्हारा वहीं पे हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तुमको छोटे छोटे इश्यूज मिलते जाएंगे, जिससे तुम बिल्ड करते करते धीरे धीरे बड़े इश्यूज पे जम करना स्टार्ट कर दोगे। तो अगर इनिशियली चीजें ओवरवेलमिंग लगती भी हैं तो उनको छोड़ना मत, बस एक साइड से लगे रहना और वो धीरे धीरे सब कुछ ऐसा एक जगह पे फॉल करता जाएगा। तो छोड़ दोगे तो फिर तो नहीं ही होगा। तो अगर नहीं लग रहा है कि बड़े इश्यूज पे काम नहीं कर पा रहे हो तो छोटे पे करो, पर करते रहो कंटिन्यू। और अगर तुमको स्टार्ट करना है तो अभी बेस्ट टाइम गिटोबर फेस्ट है, तो उसको छोड़ मत देना, क्योंकि अभी भी काफी समय है और तुम अच्छे से गिटहब सब सीख जाओगे, प्लस तुम कोई टेक्नोलॉजी भी सीख जाओगे साथ साथ उसके। हेलो। हाँ प्रतीक। ओके, आई एम ऑडिबल नाउ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गीकटोबर फेस्ट एक बहुत ही अच्छा इवेंट है तुम लोगों के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड कुछ लोग ऐसा है कि रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग डिस्कॉर्ड चैनल पे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सब देखो, कम्युनिटी बिल्ड करनी है हमको, सबसे बेसिक बात यही है। और जैसा कि मंथन ने बताया एंड शिवान सर ने बताया कि कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक स्टेप कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम मतलब ये सब सीखो कि हाउ टू कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे पीआर डालना है, ये सब। तो इसलिए हमने उसमें एक अपर लिमिट भी रखी है कि मैक्सिमम 6 पीआर ही कर सकते हैं, ताकि हर किसी को चांस मिले एक पीआर डालने का, हर कोई पार्टिसिपेट कर पाए। तुम ये सीखो कि कैसे मेंटर्स वगैरह से बात करनी है, तो ये सब ध्यान में रखो। एंड एक और चीज, अगर तुमको डेवलपमेंट आता है तो तुम लोग ट्राई करो कि अपने लेवल का इशू उठाओ, क्योंकि अगर तुम इजी इश्यूज उठाओगे उसमें तो तुम किसी बिगनर के इश्यूज छीन रहे हो, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैं, इसलिए इश्यूज भी लिमिटेड हैं। तो अगर तुमको लगता है कि तुम कोई डिफिकल्ट इशू कर सकते हो तो वो डिफिकल्ट इशू उठाओ, क्योंकि अल्टीमेटली 6 पीआर ही मिलेंगी तुमको। अब तुम 6 पीआर इजी इश्यूज में लगा दो, या 6 पीआर कुछ अच्छे सॉलिड इश्यूज सॉल्व करो। अभी उसमें 16-17 दिन बचे हुए हैं। इसके अलावा एक और बात, अभी थोड़े टाइम में हम लोग एक इंटर्नशिप का भी करेंगे, ऐसे ही सेशन। इंटर्नशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो सब, उसके लिए हमको जानना है कि तुम लोग कब फ्री होगे। ऐसे ही किसी भी वीक डे में कर लें क्या, शाम को 7 के बाद? ठीक है, अब प्रतीक काफी है। हाँ ठीक है, वीक डे में कर लेंगे, या फिर एक फॉर्म लोड कर दूंगा मैं। बाकी अब जो डाउट्स हैं वो मंथन और सर बता देंगे। तो एक डाउट है कि प्लस पॉइंट ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? तो प्रदीप सर बता सकते। हेलो। क्या 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 मैंने सुना नहीं। प्लस पॉइंट ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट यार, मैंने तो मतलब ऐसा खुद से कुछ किया नहीं। फ्रीलांसिंग मतलब ये ना कि तुम खुद से कहीं पे किसी होटल वगैरह पर सर्च करके उनका कुछ काम करो, ऐसा कुछ। सिद्धांत एक बार क्वेश्चन डिटेल में लिख देना कमेंट में। एक और मैं पढ़ क्वेश्चन है लेता सर कि हाउ टू ट्रैक माय प्रोग्रेस इन द जर्नी ऑफ जीसॉक प्रिपरेशन। हूँ। ओके। कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, इसको चेंज करने की जरूरत है, तो आप टाइमलाइन के हिसाब से बता ओके। सकते हो। तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स का जो है मतलब मेरे को
इतना कुछ खास नहीं लगता। अगर तुम किसी मतलब अगर तुम किसी अच्छे किसी और के साथ काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में फ्रीलांसिंग लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि पैसे के लिए, कि हाँ मतलब थोड़ा सा अपना काम वगैरह चलता रहेगा। लेकिन कई लोग उसमें अपना करियर वगैरह बना लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि तुम कितना उसमें फोकस कर पा रहे हो और तुम कितना टाइम दे पा रहे हो। तो कई लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने फ्रीलांसिंग के थ्रू ही अपना पूरा कॉलेज लाइफ में निकाल दिया और उसके बाद भी उन्होंने फ्रीलांसिंग में कंट्रीब्यूट मतलब करना कंटिन्यू किया। तो इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि तुम टेक्नोलॉजीज़ के जो मतलब जो भी टेक्नोलॉजी लोग यूज़ कर रहे हैं तुम उसके टच में रहोगे, और अगर तुम साथ में प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। और उससे तुम्हारा ये होगा कि जब भी कोई कंपनी आएगी तो तुम उसमें बैठ करके तुम अपना मतलब वो चीज़ बता सकते हो कि हाँ मैंने फ्रीलांसिंग में ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और मैंने इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रखा है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि पहला तुम्हारा जो तुम्हारा बजट वगैरह है वो तुम्हारा सही हो जाएगा, और दूसरी चीज़ ये है कि तुम टेक्नोलॉजीज़ के टच में रहोगे। बाकी मैंने किसी को देखा नहीं अभी तक कि उसने रिज्यूम में मेंशन किया हो कि उसने फ्रीलांसिंग में ये सब किया है, लेकिन हाँ मतलब तुम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जीसॉक जर्नी का को ट्रैक करने के लिए तो जैसे मैं अपना बताऊं, तो जब मैंने शुरू किया था तो मतलब मैं ये ट्राई करता था कि मैं हर दिन कम से कम कोई ना कोई इश्यू वगैरह पिकअप करके उसको सॉल्व करूं। तो पहली बात तो ये है कि अगर तुम 10-15 दिनों में भी अगर तुम एक भी इश्यू सॉल्व नहीं कर पाए हो या कम्युनिटी उसकी इतनी एक्टिव नहीं है तो तुम उसको लीव कर सकते हो, लेकिन वो टाइम मैटर करता है। अगर तुम अभी करोगे तो अभी हो सकता है इतनी एक्टिव ना हो, तो तुम आराम से 25 दिन भी वेट कर सकते हो। लेकिन मतलब तुम ये ट्राई करो कि एक साथ में तुम अलग अलग जगह पर उस पर्टिकुलर मतलब तुम अलग अलग किसी प्रोजेक्ट पे अपने इश्यूज को पिक करके उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि सक्सेस नहीं मिल रही तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा और तुम उससे मूव ऑन कर जाओ। तो और और ट्रैक करने के लिए बेसिकली ये ऐसा ध्यान रखो कर कि तुम्हारा प्रोग्रेस कंटिन्यू हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम एक दो इश्यू करके सॉल्व बैठ गए एकदम। मतलब तुम्हारा कंटिन्यूस प्रोग्रेस होना चाहिए कि तुम्हारा कंटिन्यू तुम्हारा उसमें कमिट्स तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट तुम्हारा सही गाइडलाइन जा रहा है। तुम्हारा मतलब मेंटर्स के ऊपर तुम्हारा जो इम्प्रेशन है वो पड़ रहा है, या फिर तुम्हें लोग जान रहे हैं, बस यही है। ज़्यादा मेरे को लगता नहीं इसमें कुछ है। हाँ मतलब तुम ये इंश्योर कर सकते हो कि तुम्हारे एटलीस्ट 5 या 6 पीआर मर्ज डे फेब तक, और तुम मेंटर से भी कॉन्ट्रैक्ट में हो ठीक ठाक, तुम्हें प्रोजेक्ट थोड़ा समझ आ रहा है तो तुम सही जा रहे हो फेब तक, अगर इतना भी कर पाते हो तो। प्लस एक कंट्रीब्यूशन का भी ट्रैक रखना कि जितने तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उसके कंपैरिजन में बाकी लोग कितने कर रहे हैं और किस क्वालिटी के कर रहे हैं। थोड़ा सा एक ये भी मेंटेन करना कि तुम्हारी पीआर की क्वालिटी क्या है। अगर तुमको रियलाइज हो रहा है कि तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो बट एक बहुत सॉलिड पीआर नहीं है और सामने वाले थोड़े कम कंट्रीब्यूशन में पर पीआर काफी तगड़ी तगड़ी है उनकी, तो वहां पे भी तुमको थोड़ा सा स्टेप अप करने की जरूरत है। हाँ तो ये कंपटीशन का बता सकता हूँ मैं कि जैसे क्या होगा, अगर तुम एक ऑर्ग में अप्लाई कर रहे हो तो उनके पास 50 प्रपोजल्स आएंगे, उनको गूगल 7 स्लॉट अलोकेट करेगी फॉर एग्जांपल, और तो उनको उन 7 स्लॉट को ही फिल करना है। तो अगर तुमने ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है जो लेस इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारा वही कट जाएगा, क्योंकि तुमने ऐसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जिसकी उन ऑर्ग की अभी प्रायोरिटी नहीं है ज्यादा, तो तभी भी तुम्हारा चांस है कट सकता है। और अगर तुम्हारे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने कर रखे हैं तो उनको प्रेफरेंस देंगे। जितना तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उतना ज्यादा तुम्हारे चांस ज्यादा होंगे। तुम प्रोजेक्ट पे ज्यादा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि क्या ये प्रोजेक्ट ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, पर जनरली पूछ लेना अच्छी बात है। मैंने पूछ लिया था कि क्या इसकी प्रायोरिटी है ठीक ठाक, कि क्या इनको मतलब, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि भले ही मैंने प्रपोजल अच्छा बनना है पर और के लिए प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल, तो वो थोड़ा नीचे रख देंगे उसको। ये सही है, एक हम्बल तरीके से पूछ लेना जब तुम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो कि आप इस बार पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करोगे, एंड अगर करोगे तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी क्या है। अगर वो पहले ही बोल दे कि नहीं करेंगे पार्टिसिपेट तो फिर कुछ फायदा नहीं है। और जैसे तुमको मिल गया कि ये प्रोजेक्ट है जो इस वक्त में आने वाला है, तुम उसके रिलेटेड भी पीआर बना के थोड़े थोड़े पीआर बना सकते हो कि जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है थोड़े थोड़े, तो तुमको उनको ये भी समझ गया कि ये प्रोजेक्ट करने के लिए भी ये लड़का कैपेबल है। जैसे एक रेपो के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट एज इन गिटहब रेपो की बात नहीं हो रही है। गिटहब रेपो जैसे एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगे जिसके लिए तुम प्रपोजल डाल रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो तुम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर सकते हो, जिससे उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की आइडिया भी है। और जैसे मेरे केस में एक टेक्सटाइल्स करके था, तो मैंने टेक्सटाइल्स कुछ इंप्लीमेंट कर दी थी, तो उनको लग गया था कि ठीक है इंप्लीमेंट कर सकता है। अगर मैंने 3 इंप्लीमेंट कर दी तो बचे हुए 50 भी कर दूंगा। और तुमको एपीआई एक्सटेंड करना है तो तुम एक एपीआई ऐड करके बता दो कि मैं एक एपीआई ऐड कर सकता हूँ, तो जो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट एपीआई एक्सटेंड करने का प्रपोज करने वाला हूँ तो मैं बचे हुए भी कर लूंगा, ऐसा कुछ। इस पे एक बहुत मेजर एग्जांपल मेरी और में भी हुआ था कि एक बंदा बिल्कुल लास्ट लास्ट में आया था, 1 हफ्ते बचे थे
और रॉकेट चैट इंटीग्रेट करना था बेसिकली ऐप में। तो उसने आके पूरी एक पीआर ही उसी पे बना दी कि उसने वो काम करके ही पीआर बना दी पूरी, और उसने अपना प्रपोजल फिर काफी सॉलिड लिखा और उसने 1-2 पीआर और लगा दी, तो वो सेलेक्ट हो गया। तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशन उससे ज्यादा नहीं थे, पर उसने रिफ्लेक्ट किया कि मेरा काम बहुत अच्छा है, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, एंड देन उसका इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया था, तो वो सेलेक्ट हुआ था। तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस करो कि जो काम है वो दिखा सके। और ये जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं वो तुमको जब जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आएगी तो उसके साथ ही तुमको प्रॉब्लम्स की या प्रोजेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। तो अब तुम अभी से तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते नेक्स्ट ईयर के क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। जनरली वो फेब में लिस्ट रिलीज हो जाएगी। तुम इसमें ये चीज कर सकते हो कि तुम जब चैनल्स पे बात करते रहोगे मेंटर्स से, तो तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि उनका अभी पॉइंट ऑफ फोकस क्या है, और जनरली वो जिस चीज पे फोकस करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसी चीज पे उनका आइडिया लिस्ट भी निकलता है। तो अगर इतनी एक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन तो तुमको वो भी आइडिया लग जाएगा, तो वो भी तुम देखते रहो। बेसिकली स्मार्ट खेलना और इवेलुएट करते रहना चाहिए। हाँ, सिद्धांत माइक ऑन कर ले, बोल ले। हेलो। हाँ सर, वो डाउट ये था कि लाइक हम प्रपोजल में हाईलाइट कर सकते हैं प्रायर एज ए प्रायर एक्सपीरियंस, मतलब जो जो कुछ फ्रीलांसिंग में वर्क किया हो हमने, कुछ इफेक्ट पड़ेगा या फिर कोई? देख, फ्रीलांसिंग का मेरे हिसाब से उतना फर्क तो नहीं पड़ता है, क्योंकि जितनी मैंने ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं वो ये जरूर देखती हैं कि तुमने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या करा है। कुछ कुछ में एक प्रॉपर सेक्शन होता है कि अपने बाकी के ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी बताओ। पर फ्रीलांसिंग में अगर तुम उस प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हो कहीं पे, तो ठीक है, वो तुम्हारी प्रोफाइल में दिख जाएगा। तुम अगर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो तुम उसको अपने प्रोजेक्ट के सेक्शन में भी डाल सकते हो, बट तुम उसको एज अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कहीं पे भी हाईलाइट नहीं कर पाओगे। ओके। और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में भी जब ऐड करना, तो ऐसा नहीं कि खुद का ही कोई प्रोजेक्ट बना के डाल दिया गिटहब पे तो हाँ ओपन सोर्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तुमने बाकी टाइम पे भी जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है उनके लिंक्स वगैरह डालो, उनकी पीआर वगैरह की लिंक डालो कि हाँ यहाँ पे भी इतना इतना काम किया रखा है ऐसे। ओके। और कोई क्वेश्चन है? सर हाँ बोलो। सर अगर खुद ही का कोई प्रोजेक्ट ओपन सोर्स किया हुआ हो तो वो ऐड कर सकते हैं? अब कर सकते हो अगर वो एक्चुअली अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट पे 200 स्टार या 100 स्टार आके फिर सेंस है ऐड करने का। पर अगर बहुत ही मतलब तुमने खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट बना के रखा है तो तुम उसको प्रोजेक्ट सेक्शन में डाल सकते हो। अच्छा। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में वो नहीं जाएगा। पर अगर वो काफी वैल्यूड है, जैसे तुमने बोला कि उस पर 200 स्टार या 100 स्टार आ चुके हैं, तो फिर वो कंसीडर कर सकते हो तुम कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन तुमने किए। ओके। और तुम अगर लोग तुम चाहो तो अपने जीसॉक ऑर्ग भी बना सकते हो। मेरा एक दोस्त है, उसकी जीसॉक ऑर्ग है, वो खुद मेंटर है उसका। उसने आज तक जीसॉक स्टूडेंट नहीं बना, लेकिन उसकी खुद की ऑर्ग है। सेकंड ईयर में था, सेकंड ईयर में शुरू करी थी उसने। सर ये एक डाउट था सर। सर लाइक अभी जैसे आपने बताया कि जैसे मार्च में ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टूडेंट डेवलपर्स के लिए टाइमलाइन रिलीज करती है कि मतलब प्रपोजल हमको मार्च तक बना के देना होता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन रिलीज हो तो हम अपने पसंद की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसको स्टडी करके खुद एक आइडिया दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि ये प्रोजेक्ट पे हम काम कर सकते हैं, भले ही वो मतलब उनके प्रोजेक्ट सेक्शन में नहीं हो, लेकिन हम खुद की तरफ से कुछ आइडिया दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पर होता क्या है कि तुमको ये चीज मार्च अप्रैल से पहले ही करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था वो पिछले साल मेरे मेंटर ने ऐसे अलग से ही प्रपोज किया था, वो पहले से लिस्ट में नहीं था। मेरा मेंटर आया, नमन द्विवेदी, उसको सर्च करना, वो एक्चुअली काफी रिनोन्ड एंड्रॉइड डेवलपर है। तो उसने आके इन लोगों को बोला कि एक वॉलेट ऐप बना सकते हैं, और ये लोग एक्सेप्ट कर गए। पर ये इसमें पॉइंट ये कि ये बहुत रिस्की गेम है। अगर तुम ये करोगे तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो अपने बहुत सारे डायनामिक्स को कंसिडर करके उसको नहीं ऐड करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो तो पहले से ही उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखो, वो क्या काम करते हैं वो देखो, और लाइक अब दिसंबर के आसपास से ही वो डिस्कशन चालू कर दो कि मैं ये भी सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ताकि तुमको पता रहे कि उस पर तुमको कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है। श्योर सर। तो और डाउट जल्दी जल्दी पूछ लो, 9 बजे तक एंड करना है।
अगर किसी को कभी भी पूरे इस टाइमलाइन में अगर दिक्कत आती है तो तुम ऋतिक मुझसे या रोशनी से कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। और एज इफ अगर जनरल कंट्रीब्यूशंस की अगर प्रॉब्लम है कि यार गिटहब की भी दिक्कत है या फिर और की दिक्कत है जिसको रिलेटेड डाउट है, शिवान सर और प्रदीप सर से भी कर सकते हो। अगर बहुत बड़े कोई इशू है फिर हम नहीं बता पा रहे तो हम तुमको उनसे भी कनेक्ट करने बोल देंगे। सी प्लस प्लस और जावा इनफ है क्या पार्टिसिपेट करने के लिए जीसॉक में? तो मैंने बताया था ये, पर रिपीट कर रहा हूँ कि जनरली कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो सिर्फ सी प्लस प्लस और जावा यूज करते हैं, पर वो जनरली उसके भी कोई फ्रेमवर्क यूज कर रहे होंगे। तो एज इफ सिर्फ इतना आने से तुम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था फेज 1 फेज 2, तुम ऐसा ट्राई कर सकते हो कि सी प्लस प्लस और जावा में तुम फेज 1 में कोई साइड प्रोजेक्ट बना रहे हो अपना, जो तुम फ्रेमवर्क यूज करना सीख गए, या फिर जो एक्चुअली सी प्लस प्लस जिस फॉर्म में यूज हो रहा है ओपन सोर्स में वो यूज करना सीख गए, फिर तुम जा सकते हो। तो जैसे मेरा प्रोजेक्ट भी जावा ही यूज करता है और सिर्फ मेरे को जावा ही आती थी, प्रोजेक्ट क्या है वो पता नहीं था, मतलब स्प्रिंग आता नहीं था। पर क्योंकि मैंने बैकएंड पे काम कर रखा है तो मेरे को आइडिया था कि एपीआई क्या होता है और मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, तो मैंने जावा से ही उसको सीख लिया था। तो इनफ तो है, पर अगर तुमको थोड़ी और नॉलेज रहेगी बैकएंड की, फ्रंट एंड की, और कैसे मतलब सिस्टम डिजाइन कैसे होता है, तो तुम काफी ज्यादा अच्छे से कर पाते हो। मतलब अगर तुमको सी प्लस प्लस सिर्फ से आगे जाना है थोड़ा मुश्किल है। तुमको अभी कोई टाइम नहीं हुआ है तो तुम भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी फेज 1 चल रहा है तुम्हारा, जैसे फॉर एग्जांपल, तो तुम अभी एक कोई यूडेमी का कोर्स ले सकते हो, डॉक्स पढ़ के खुद से थोड़ा सा पढ़ के कोई साइड प्रोजेक्ट बना सकते हो और एक बैकएंड और फ्रंट एंड का भी सीख सकते हो। अगर तुमको सी प्लस प्लस जावा आता है, तुम्हारे पास एक अच्छा एडवांटेज है कि तुमको कोडिंग के बेसिक्स आते हैं, तो तुम जल्दी पिकअप कर लो। एक लिंक शेयर की है कमेंट्स में जिसमें हमारे सीनियर्स और हमारी जो जीसॉक क्वालिफाई किया उनके नाम और फेसबुक लिंक्स हैं। तो तुम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सोच रहे हो कंट्रीब्यूट करने का जिसमें हमारे सीनियर ने किया हुआ है, तो तुम उनको कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी पूछो। और सर जैसे ये प्रोजेक्ट जो वगैरह होते हैं वो जैसे दिसंबर 9 को डेट अनाउंस हुई थी पिछली बार, तो उसके बाद जस्ट ही दिसंबर में सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, फिर जब कंपनी का नेम वगैरह अनाउंस होता है तब आते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कैसे होता है, दिसंबर 9 को बस टाइमलाइन आती है, फिर एक पीरियड आता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक में अप्लाई करती है कि हमको लो। फिर जब ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट होती है तब तुमको उनके प्रोजेक्ट दिखेंगे। तो जनरली तुमको प्रोजेक्ट जो अवेलेबल है वो फेब के अराउंड दिखते हैं। पर अगर तुम पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो तुमको थोड़ा आइडिया होता है, या फिर तुम लास्ट ईयर के प्रोजेक्ट देख सकते हो जो प्रोजेक्ट छूट गए लास्ट ईयर के। जैसे हर ऑर्ग ने लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल 15 प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए थे, पर मे बी वो साथ ही उनको स्लॉट में तो साथ ही वो प्रोजेक्ट ले पाए। तो बचे हुए जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट मतलब हम बात कर रहे हैं आइडियाज, आइडिया लिस्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट मतलब गिटहब रेपो नहीं, आइडियाज जो है। तो अगर कुछ आइडियाज नहीं हुए थे लास्ट टाइम के तो बहुत पॉसिबल है कि वो इस साल भी उस आइडियाज को आगे रख लेंगे। और एक चीज होती है कि और जनरली खुद के पेजेस पे, मतलब जैसे खुद के गिट जिस्ट पे या फिर अपने स्लैक चैनल पे ऑलरेडी लिख देती है जनवरी से कि हम इन प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये मेरे ऑर्ग के लिए भी ट्रू था, फॉस एशिया भी करती है, बहुत सारे ऑर्ग करते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेंगे जनरली। तो भले ही और ऑफिशियली लिस्ट उनकी फेब में आती है ऑर्ग की जो सिलेक्ट हुई है ऑर्ग, और उनकी ऑफिशियल आइडिया लिस्ट क्या है, पर तुम पहले से इनफॉर्मली पता कर सकते हो जैन में ही कि वो किस किस प्रोजेक्ट्स में रहने वाले, मतलब किस किस आइडियाज वो आने वाले। और बेस्ट सोर्स इसका है, लास्ट ईयर किस आइडियाज पे काम किया वो देख लो, फिर जनरली वो आगे भेजते ही ये जो आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। और शिवान सर इसका जैसे तो फिर अगर हम दिसंबर में अगर हम टाइमलाइन जो रिलीज होती है और तब करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास तब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह मतलब हमें ढूंढ सकते हैं मतलब कि काम करने के लिए, या फिर नहीं है तभी जनवरी में ही पता चलेगा हमें? क्या बोल रहा था मंथन? तुम ऑलरेडी जो सर वो ऐसा प्रॉब्लम है कि प्रोजेक्ट्स कैसे ढूंढने जिस पे काम करना, मतलब एज एन एक और सिलेक्ट कर ले उसके प्रोजेक्ट में उसके आइडिया लिस्ट कैसे ढूंढे, किस आइडिया कौन से आइडियाज आने वाले। तो तुम ऐसा कर सकते हो अभी के टाइम पे, हाँ, या फिर अभी इस ईयर के एंड तक। ठीक है, ठीक है। तो तुम अभी फिलहाल के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि जो उनके करंट इश्यूज है, मतलब एक आइडिया लिस्ट अलग चीज है, आइडिया लिस्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और जो करंट जो स्मॉल बग्स है तुम उनको सॉल्व कर सकते हो दिसंबर तक। तो तुमको सिर्फ उनको ये प्रूव करना है कि तुम कैपेबल हो। तुमने अगर उतना भी कर दिया दिसंबर तक, फिर जैन तक भी, कि जैन तक तुमने सिर्फ जनरल कंट्रीब्यूशन किए, ऐसे छोटे मोटे इश्यूज सॉल्व कर लिए और कुछ एक दो मेजर पीआर्स कर ली,
वो भी काफी है, क्योंकि जब फेब में अगर नए प्रोजेक्ट रिलीज हो रहे हैं जो लास्ट ईयर से नहीं आ रहे, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो तुम उन पे सबसे जल्दी ग्रैब कर सकते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट पे प्रपोजल डालने वाला हूँ, इस आइडिया पे प्रपोजल डालने वाला हूँ। और तो फिर तुमको प्रेफरेंस की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि तुमने ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कर रखे, तो तुमको थोड़ा आइडिया है प्रोजेक्ट का, तो तुमने इस आइडिया पे काम करने के तुम ज्यादा क्वालिफाइड हो बाकी सबसे। तो यही जनरली अप्रोच होता है। जैसे वैसे मैंने तो मेरा प्रोजेक्ट मार्च में फिक्स किया था कि मैं किस आइडिया पे काम करूंगा, वो मार्च में फिक्स किया था, मैं सिर्फ जनरल कंट्रीब्यूशन कर रहा था। यही पैटर्न रहता है जनरली अगर तुम देखोगे तो। लाइक पॉइंट है कि ठीक है, शुरू शुरू में लगता है कि अरे कैसे पता चलेगा, इतनी सारी रिपोर्ट दिखेंगी तुमको अगर तुम किसी भी और में जाओगे। पर तुम अगर एक कुछ थोड़े टाइम के लिए उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, उनकी चैट्स पढ़ते रहोगे, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते रहोगे, तो तुमको दिख जाएगा कि वो कौन से रिपोजिटरीज पे ज्यादा फोकस करते हैं और कहाँ पे नहीं करते। तो उसके हिसाब से तुम उनके हॉटस्पॉट्स पे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। और मेन फैक्टर यही है, जैसा मंथन ने बोला, कि तुमको ये दिखाना है कि तुमको कंट्रीब्यूट करते आता है, तुम काम अच्छा कर रहे हो। ओवरऑल समअप यही होगा कि तुम काम अच्छा कर रहे हो और तुम टेक्निकली स्किल्ड हो, बस मेन ये चीजें मैटर करेंगी। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसपे तुम पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वेल एंड गुड, तुम उसमें हेड स्टार्ट तुमको ऑलरेडी मिल चुका है। और अगर तुम किसी नए प्रोजेक्ट पे भी जाते हो, तो तुम्हें रिफ्लेक्ट ये करना है कि हाँ, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर्स को पता है कि तुम एक अच्छे बंदे हो, तुमको डेव वगैरह आता है। हाँ। हाँ, तो एक फॉर्म में क्वेश्चन आए थे कुछ, अपन वो भी कंसिडर कर लेते हैं सर। शिवान सर, ये देख लेना, आई एम न्यूबी वाला वेब chat में मैंने काम किया नहीं है, ये वेब का तुम संभालो। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो अगर तुमने अब तक कुछ नहीं किया, तो जैसे पहले तो ये जरूरी नहीं कि तुम वेब में करो, मतलब हर एमएल से लेके एस्ट्रोनॉमी से लेके हर चीज में तुमको जीसॉक में रेपोज मिल जाएगी। तो तुमको पसंद क्या है वो देखना है। अगर तुम वेब डेवलपमेंट कर हेलो, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो फ्रंट एंड, अगर तुमको वेब डेवलपमेंट में कुछ स्टार्ट करना है, तो तुम एज ए फ्रंट एंड अगर तुमको करना है, तो मोस्ट कॉमनली यूज रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और एम्बर जेएस, ये सब है। और बैकएंड में पाइथन और नोड जेएस, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो तुम कोई भी कॉमनली यूज्ड स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो बहुत मतलब एकदम नोड जेएस ही रहे या कुछ रहे। जो भी तुमको अच्छा, जैसे तुमको ऑलरेडी फॉर एग्जांपल पाइथन आती है, तो तुम हो सकता है फ्लास्क प्रीफर करो स्टार्ट करना, तुम वो पढ़ लो, जैंगो पढ़ लो, तो ऐसा कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आती है तो तुम नोड जेएस से स्टार्ट कर लो, तो तुमको जो प्रीफर है, मतलब हर चीज का तुमको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और अगर तुमने नोड जेएस सीख लिए, तो तुमको जैंगो सीखने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, मतलब स्ट्रक्चर समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी, बस तुमको लैंग्वेज बैरियर क्रॉस करना होगा। भी कोर्स उठा सकते हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन कल था कि क्या कुछ मिनिमम नंबर ऑफ जो पुल रिक्वेस्ट है वो होनी चाहिए, जरूरी है कि नहीं। तो मैंने आंसर कर दिया था, मतलब तुमको बस अगर तुमने एक पीआरबी बनाई जो ऐसी है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, तो तुमने को बस ये प्रूव करने का ट्राई करना है कि तुम अच्छे कैंडिडेट हो। और जीरो कंट्रीब्यूशन से भी सिलेक्ट होते हैं, पर तुम्हारा चांस कम रहेगा तब। पर इसलिए प्रीफर्ड है कि तुम थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर लो, वो अच्छे से कवर हो गया है। पर एक बार ये भी देख लेना कि कुछ ऑर्ग्स होती हैं जो एक एक्स नंबर ऑफ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन मांगती हैं, तो वो भी देख लेना कि तुम्हारी ऐसी ऑर्ग तो नहीं है।
क्वेश्चन था कि अगर तुमने अभी तक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन नहीं की है तो तुम कैसे स्टार्ट करोगे। तो हमने जो फेज 1 फेज 2 बोला है तुम उससे ट्राई कर सकते हो। गिटोबर तुम्हारे पास बेस्ट चांस है गिट और गिटहब सीखने के लिए। तो तुम फेज 1 में कुछ थोड़ा अपनी टेक्नोलॉजी सीख लो और फेज 2 मतलब जब तुम नवंबर से स्टार्ट करोगे दिसंबर से स्टार्ट करोगे एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के उसमें कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना। तुम्हारे साथ पीपीटी शेयर हो जाएगी तो तुम वापस उसको रिवाइज कर सकते हो। एक क्वेश्चन था कि इफ द कोड बेस इज वेरी लार्ज शुड आई फोकस ऑन सॉल्विंग बग्स एंड लर्निंग और लर्निंग एरिया रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। तो अगर कोड बेस बहुत बड़ा है फिर भी तुमको पूरे कोड बेस पे कभी वैसे भी काम नहीं करना होगा। छोटा सेक्शन होगा जैसे तुमको एपीआई एक्सटेंड करना है तो एपीआई का एक फोल्डर होगा तुमको उसमें ही काम करना है। तो तुमको बड़े कोड बेस से डरने की जरूरत नहीं है कि हर कोड बेस जो अच्छा सॉफ्टवेयर उसका बड़ा रहेगा ही। छोटा कोड बेस शायद ही तुम्हें मिले। Essential to have a wide array of skills to be selected in GSOC। नहीं है कि तुमको वाइड एरिया ऑफ स्किल्स आते हो बस तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो तुमको कोई एक लैंग्वेज अच्छे से आती हो तो काफी है। अगर और फिर तुम बाकी धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करते हुए सीख सकते हो। हाँ शिवान सर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट जीसॉक। तो वो बता दीजिए बस फिर एंड करते हैं। ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट जीसॉक किस टर्म्स में? इतना क्वेश्चन है आप अपने टर्म से बता दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ओपिनियन तो ये है, देखो कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है अभी भी, गिवन कि एक हद तक अभी भी वो होने लग गया है कि बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है वापस से। खासकर इंडियन स्टूडेंट्स का अगर तुम देखो तो वो थोड़ा बहुत हैक टू बफर जैसा माहौल बनने लग गया है, बट स्टिल अभी भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो मतलब स्टूडेंट लाइफ में एक पहला शायद तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आता है कि तुम उन लोगों के साथ काम करो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े, ठीक है, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। ये जो तुम्हारे मेंटर्स होंगे ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होंगे, क्योंकि वो जनरली जैसा मैंने बोला था कि नॉन प्रॉफिट हाउस होती है, तो तुम्हारा नेटवर्क बहुत ज्यादा एक्सपैंड करेगा। ये लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, इनके कुछ दोस्त होते हैं, उन लोगों के साथ तुम कभी कभी कम्युनिकेट करोगे। जैसे एक बंदा था, मेरा मेंटर नहीं था, फिर भी उसके साथ मेरी 3 घंटे की एक कॉल हुई थी, और अभी भी मेरे को अगर कुछ हेल्प चाहिए होती है रिगार्डिंग इंटर्न प्लेसमेंट कुछ भी, तो मैं उसको पिंग कर देता हूँ। तो ये जो एक पूरा एनवायरनमेंट मिलता है ना वहां पे तुमको काम करने का, वो तुमको मेरे को नहीं लगता कि स्टूडेंट लाइफ में किसी और अपॉर्चुनिटी के अलावा मिलेगा। तो वो जो टैग होता है वो भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। जितना तुम सीखते हो, जितना तुम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, ये सब चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है। तो आई से कि अगर तुम्हारे पास तुमको इंटरेस्ट है जेन्युइन तो करो। ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, ये वाली चीज बनाने की जरूरत नहीं है। प्लीज कोई रैट रेस मत बनाना। अगर तुमको जेन्युइन इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करो। अगर तुमको लगता है कि मे बी डीएसएलओ वगैरह नहीं पसंद है उतना, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अगर तुमको लगता है कि तुमको डेवलपमेंट करना है, कोई अच्छी चीजें बनानी है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ऐसे कि पूरा ट्राई करो। ट्राई करने में तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है, पैसे नहीं लगते ट्राई करने के, और अभी तुम्हारे पास चांस भी अच्छा है क्योंकि लॉकडाउन है। तो 2-3 महीने पूरे पूरे फ्री मिल रहे हैं। कॉलेज का भी उतना कुछ मेरे को तो नहीं लगता कि लोड है। अगर है भी तो ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे या कभी भी तुम लोग कर सकते हो। मैंने देखे हैं मेरे बैचमेट जो कि क्लास के बीच में इश्यूज ढूंढते थे। तो ऐसी चीजों पर फोकस करो और ट्राई करो कि निकले, क्योंकि एक्चुअल में एक बहुत अच्छा एक क्वालिटी एक्सपीरियंस होता है वो 2-3 महीने का जहाँ पे तुम काम करते हो। तो ठीक है, अभी कंक्लूड करते हैं हम। बस जिनको आउटरीच रिलेटेड स्पेसिफिक डाउट्स है और रोशनी एंड में रुक रही है तो मुझसे बात कर सकते हो। बाकी शिवान सर, प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। अब आए मतलब सर ने बहुत फिर भी आए, हेल्प करी हमारी से, वो शायद काफी हेल्पफुल है हमारे लिए, क्योंकि हमने कभी एज अ मेंटर देखा नहीं है कि और कैसे रहती है। तो उनका काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना बस। कर सकते हो अगर तुमको आउटरीच रिलेटेड डाउट्स नहीं है तो। जी सर।